हेलो चैम्प्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 7th एसएसटी की सीरीज को, जिसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द गुप्ता एरा, एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। यहाँ पे लिखा है अ टायरलेस क्रिएटिविटी, मतलब यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट गुप्ता एरा में देखने को मिला, लाइक लिटरेचर का, आर्ट का, आर्किटेक्चर का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ऑल्सो मैंने अभी तक 6 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं एंड उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो अगर आप सर्च करेंगे क्लास 7th एसएससी बाय सत्यम पांडे, तो आपको वो सबसे ऊपर आपको प्लेलिस्ट आ जाएगी एंड आप वो प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जाइए उन चैप्टर्स को भी पहले कंप्लीट कीजिए एंड देन फिर ये वाला चैप्टर आप देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कालिदास जी ने रघुवंशम में एक कोट दिया है एंड उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या कोट है? कोट है, नाइदर फोर्स नॉर मेयर डिप्लोमेसी कैन एलिमिनेट इविल। ना ही कोई तरीके का फोर्स, अगर आप फोर्स लगा रहे हो कोई, ठीक है, ताकत लगा रहे हो, या कोई तरीके की डिप्लोमेसी, ठीक है, आप सलाह मशवरा कर रहे हो, ठीक है, उससे इविल जो है, बैड जो है, वो एलिमिनेट नहीं होता। ठीक है, और नॉर इज राइटियसनेस अपहेल्ड बाय फ्लेटरी अलोन। और जो राइटियसनेस है की फीलिंग है, यानी सच की, मतलब आप सही काम कर रहे हो, उसकी जो फीलिंग है, वो सिर्फ आप ऊपर से मस्का लगा रहे हो, फ्लेटरी कर रहे हो, उससे नहीं आएगी। ये आती है विजडम से एंड नॉलेज से, जिससे क्या है, आपकी ट्रूली जो किंगडम है वो स्ट्रेंथन होगा। किससे? नॉलेज से और विजडम से आपका जो किंगडम है वो ट्रूली स्ट्रेंथन होगा। और सिर्फ लग्जरीज में इंडल्ज होगे तो ये सब चीजें नहीं होंगी। ठीक है, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो ये एक प्रॉपरली कह सकते हैं कि इन्होंने समझाने की कोशिश की है इस कोट में। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया है कोट। ये एक बहुत ही कह सकते हैं यूनिक आप पिक्चर देखेंगे। यहाँ पे ये अजंता केव्स जो हैं हमारी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, उसका एक लैंडस्केप है। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे पत्थर यानी रॉक कट आर्किटेक्चर बना रखा है। एंड इसके अंदर आप देखेंगे किस तरीके से, देखो यहाँ पे गेट्स बना रखे हैं केव्स के, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो कभी आप अजंता केव्स को विजिट करना तो देखना कि किस तरीके से यहाँ पे 2nd सेंचुरी बीसी में ये 480 सीई के अंदर ये कह सकते हैं बनाया गया था। ठीक है, अब इस चैप्टर से हमारे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होने वाले हैं, तो उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु वर द गुप्तास? गुप्तास कौन थे? देखो, मराठास के बाद हमने देखे कि किंगडम्स जो है डिवीजन हुआ, स्मॉलर किंगडम्स में डिसइंटीग्रेशन हुआ एंड उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, लास्ट वाले चैप्टर में देखा हमने। तो उसमें देखा कि जब रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो उस टाइम पे नए नए किंगडम्स जो है एमर्ज होते हैं, लाइक शुंगास, काइथियंस, कुशानास, इंडो ग्रीक्स, और साउथ में चोला चेरा पांड्यास, सतवाहनास, ये सारे ही किंगडम्स जो है एमर्ज होते हैं। एंड अगेन उसके बाद ये सारे किंगडम्स यूनाइट होकर गुप्ता एम्पायर का फॉर्मेशन करते हैं। एंड अब हम पढ़ेंगे वही गुप्ता एम्पायर। कह सकते हैं कि गुप्ता का एमर्जेंस वहीं से हुआ। यहाँ लिखा है, व्हाई इज द गुप्ता पीरियड समटाइम्स कॉल्ड द क्लासिकल एज इन इंडियन हिस्ट्री? हम इसको क्लासिकल एज के नाम से क्यों डिनोट करते हैं? बिकॉज इस टाइम पे बहुत ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कह सकते हो फॉर्मेशन हुआ था, लिटरेचर लिखी गई थी डिफरेंट डिफरेंट, लाइक महाभारत रामायण का कंपाइलेशन भी गुप्ता एम्पायर के अंदर ही हुआ था। एंड वेदों का कंपाइलेशन भी कह सकते हैं कि इस टाइम पे हुआ था। बेसिकली वो थी पुराने टाइम की, बट वो अभी तक ओरली ट्रांसफर होती थी, बट गुप्ता एम्पायर में जाके उनका कंसोलिडेशन हुआ और उसको प्रॉपरली लिखा गया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एट दिस टाइम? और इस टाइम पे जो रेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उस टाइम पे वहां पे क्या हो रहा था वो भी डिस्कस करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है कि हु वर सम ग्रेट फिगर्स ऑफ दिस पीरियड? इस पीरियड की कौन कौन सी ऐसी ग्रेट फिगर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड वो उनकी स्टोरीज क्यों मैटर करती है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है जानना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन ध्रुव एंड भविष्य पिछले 2 चैप्टर्स में आ चुके हैं, जिसमें वो अपनी एक वॉच है जो कि टाइम मशीन है, जिसका नाम इतिहास है उस वॉच का। तो उसके थ्रू वो टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। तो वो 2 बार तो ट्रेवल कर चुके हैं, अभी तीसरी बार वो ट्रेवल करेंगे। तो ध्रुव और भविष्य जो है वो अपनी रिटर्न हो गए जर्नी से टू द पांड्या किंगडम, जो कि हमने डिस्कस किया लास्ट में, चोलाचेरा पांड्यास में। दे हैड सीन द स्प्लेंडिड मार्केट्स, टेकन अ शॉर्ट शिप ऑन अ शिप एंड मेट सम रोमन ट्रेडर्स बाइंग पर्ल्स। तो उन्होंने देखा कि वो एक स्प्लेंडिड जर्नी पे थे, जहां पे उन्होंने एक शिप के अंदर छोटी सी ट्रिप की, और उसके बाद वो रोमन ट्रेडर्स के साथ जो पर्ल्स का ट्रेड होता है फ्रॉम द पांड्या किंगडम,
उसको भी उन्होंने विजिट किया। नाउ दे वर इचिंग टू यूज इतिहास अगेन एंड जंप अ फ्यू सेंचुरीज। अब उनका मन हो रहा है कि वो वापस इतिहास, जो टाइम मशीन है उसको यूज करें और वापस पास्ट में आके देखें किसी और टाइम पीरियड की, लाइक गुप्ता एम्पायर की। ठीक है, तो व्हाट वुड दैट बी लाइक, दे वंडर्ड, विल द सिटीज बी द सेम। तो उनको वंडर होता है कि क्या हम अब जा रहे हैं तो क्या सिटीज जो उस टाइम पे हम देख के आए थे बेसिकली क्या वो सेम है या चेंज हो गई हैं या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। और वो सोचते हैं कि उन वहाँ पे जो लोग हैं, पीपल हैं या सोसाइटी है, वुड दे हैव चेंज, क्या वो भी चेंज हो गए हैं? तो वो भी हम समझेंगे कि चेंज हुए हैं कि नहीं फ्रॉम द रीऑर्गेनाइजेशन स्टेज। और व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस, कौन सी टाइप का गवर्नेंस वो लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एंड वुड देयर बी अ न्यू लिटरेचर, क्या वो एक न्यू लिटरेचर न्यू आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। दे कुड नॉट वेट टू फाइंड आउट एंड वर सून विस्ड अवे। ठीक है, एंड उसके बाद उन्होंने वापस वो इतिहास की यूज करके बैक आ जाते हैं गुप्ता एम्पायर में। ठीक है, तो हम समझेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो गाइस ये है कुछ हमारा गुप्ता एम्पायर। ठीक है, ये हमारा गुप्ता एम्पायर है। एंड यहाँ पे बकाटका किंगडम है, उसके नीचे पल्लवा किंगडम है, यानी इस टाइम पे जो डोमिनेंस था वो पल्लवास का था। ठीक है, एंड यहाँ पे कामरूप ग्रुप किंगडम है। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर वाज द मोस्ट पावरफुल एंड फ्लरिश्ड। बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, बहुत ज्यादा ग्रो हुआ और बहुत ज्यादा पावरफुल था। कौन से टाइम पीरियड में? फ्रॉम द 3rd सेंचुरी टू 6th सेंचुरी, यानी तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक, जो कि सीई यानी कॉमन एरा है। वहां पे ये गुप्ता एम्पायर बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, यानी इसने बहुत ज्यादा एरिया को अपने अंडर कैप्चर किया। विद इट्स कैपिटल एट पाटलिपुत्र, अगेन जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र है। ठीक है, अगेन जो कैपिटल है वो यहाँ पे पाटलिपुत्र में है, जो कि प्रेजेंट डे पटना है। ठीक है, सेकंड है वकाटका किंगडम। वकाटकास भी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे थे, बट वो साउथ के इस वाले किंगडम में रीजन में है। द वकाटकास रूल्ड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। कौन से रीजन में? सेंट्रल पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट में रूल कर रहे थे। विद देयर कैपिटल एट नंदीवर्धना। नंदीवर्धना जो कि आज के टाइम की नागपुर है, वो वाली कैपिटल में ये लोग रूल कर रहे थे वकाटकास। फिर हमारे पल्लवा जो हैं, उनकी जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम पे थी। कहाँ पे थी? कांचीपुरम में थी। और जो पल्लवास थे वो पावर में रोज हुए एट आफ्टर द सतवाहनास। जो सतवाहनास हमने यहाँ पे पढ़े थे, जो सतवाहनास का यहाँ पे टाइम पीरियड था, उसके बाद ये जो हमारे पल्लवा किंगडम था इनका इमरजेंस हुआ। ठीक है, आफ्टर द सतवाहनास, एंड रूल्ड टिल हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी, यानी 9th सेंचुरी तक, 9 शताब्दी बीसी तक, और 9 शताब्दी सीई यानी कॉमन एरा तक उन्होंने रूल किया। ठीक है, तो हमने एक आइडिया लगा लिया, मैप देख लिया, और हमें पता चल गया कि कौन कौन से किंगडम्स थे जो 3rd सेंचुरी बीसी में रूल कर रहे थे अलग अलग जगहों पर। ठीक है, हमने गुप्ता के बारे में देखा, हमने कामरूप देखा, ठीक है, हमने वकटका देखा और पल्लवा देखा। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भविष्य जो है वो पूछती है, वो कहती है, वन सेकंड गाइस, कि माई हेड इज स्पिनिंग, मेरा सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं। देयर आर सो मेनी किंगडम्स एंड एम्पायर्स, हाउ एम आई एवर गोइंग टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। यानी मेरा सर घूम रहा है, इतने सारे किंगडम्स हैं जो आए और गए, तो मैं किस तरीके से इन सबको रिमेंबर करूंगी, याद कैसे रखूंगी यार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ध्रुव कहता है, डू नॉट वरी, परेशान मत हो भविष्य, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड वी विल रिमेंबर इट। हम ये देखेंगे कि ये हो क्या रहा है, एंड उसके बाद हमें आधी कहानी वहीं से समझ आ जाएगी। देन भविष्य कहती है, इज देयर एनीथिंग इन दिस पीरियड दैट वी कैन सी बैक होम। ऐसी कोई ऐसी चीज है जो इस किंगडम में प्रेजेंट है और जो हम अपने आज के प्रेजेंट टाइम पे भी वहां पे देखते हैं, क्या ऐसी कोई चीज है यहाँ पे? तो ध्रुव कहता है, लेट अस यूज अवर टाइम मशीन एंड फाइंड आउट। हम अपने टाइम मशीन को यूज करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें जो उस पीरियड में बनी थी और आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है गाइस, तो भविष्य क्या कहती है, एक्टिवेट कर देती है इतिहास को, एंड दे जंप एट महरौली, दिल्ली महरौली में आते हैं, वेयर द फेमस आयरन पिलर जो वहां पे है। आप कभी भी कुतुब मीनार जाओगे महरौली में जो है, तो वहां पे आप देखोगे एक आयरन पिलर है, बहुत रस्ट हो गया, मतलब पुराना हो गया, रस्ट तो नहीं हुआ है, पुराना हो गया। तो आपको देखने को वहां आयरन पिलर मिलता है। ठीक है, तो उस आयरन पिलर के पास ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। दे ओवर हियर अ टूर गाइड नियर बाय हु वाज एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पिलर। तो वो अगर पास में ही कोई टूर गाइड के आवाज सुनते हैं और वो इस जगह की जो इम्पोर्टेंस है वो बता रहा होता है। ठीक है, कि आयरन पिलर किसने बनवाया था, कि कौन से टाइम पीरियड में बना था, क्या इसकी मतलब इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वो सब चीजें बता रहा होता है, तो वो लोग वहां पे सुनते हैं उसको। लाइक आपने इमेज देखी है, ये रहा एक आयरन पिलर। ठीक है,
ये एक एनिमेटेड इमेज है जो कुतुब मीनार के प्रीमाइस में ही आता है और ये इसकी ओरिजिनल इमेज है जो मेरे पीछे है, यहाँ पे देखो लिखा भी है कुछ, ठीक है? तो ये इसकी ओरिजिनल इमेज है आयरन पिलर की, ठीक है? एंड ये इस तरीके से बना था, देखो आज तक ये रस्ट नहीं हुआ है, ठीक है? आज तक ये वैसे का वैसे ही है और रस्टिंग इसमें कुछ भी ज़री-सी भी नहीं हुई है, ज़ंग इसमें नहीं लगा है। तो टूर गाइड कहता है, ये जो आयरन पिलर है, ये दिल्ली में 1600 साल पहले बना था एंड ये अभी भी टॉल है, खड़ा है, ठीक है? रस्ट भी नहीं हुआ है। ये एक टेस्टामेंट है टू द एडवांस्ड मेटलर्जिकल स्किल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया और कह सकते हैं कि जो इसमें मेटलर्जी वाली स्किल्स और मेटल का यूज हुआ है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का था बिकॉज आज के टाइम पे भी अगर हम कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसमें रस्ट लगना बहुत ही ज्यादा इजीली पॉसिबल है और इतने टाइम तक वो 1600 साल तक खड़ा है अपने प्लेस पे और वो हिला नहीं, गिरा नहीं, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड स्किल्स को यूज करके इसको बनाया गया था। तो भविष्य कहती है 1600 साल पहले और एक बार भी इसमें जंग नहीं लगा, रसिंग नहीं लगी। लेट अस गो एंड सी इट, वो जाके पास में देखते हैं। तो भविष्य कहती है लुक, इज दिस अ फेमस आयरन पिलर, क्या ये वही फेमस आयरन पिलर है? तो ध्रुव कहता है ओ वाओ, देयर इज समथिंग रिटन ऑन इट, इस पे कुछ लिखा है, जैसे मैंने बताया कि अभी यहाँ पे कुछ लिखा था बट आई कैन नॉट रीड इट, हम पढ़ नहीं सकते बिकॉज ये दूसरी स्क्रिप्ट में लिखा है, ठीक है? ये जो स्क्रिप्ट यूज की गई है ये हमारे समझ के बाहर है, हम इसको नहीं समझ सकते। तो भविष्य कहती है आई वंडर हु मेड दिस, वो सोचती है कि किसने बनाया ऐसा इतना खासकर पिलर एंड क्यों बनाया। लेट अस हियर व्हाट द गाइड अंकल हैज टू से अबाउट दिस, तो अब सुनते हैं कि गाइड ने क्या बताया हमको इसके बारे में, ठीक है? सो गाइड कहता है ये 6 टन का पिलर है यानी 6000 केजीज का पिलर है जो कि इरेक्ट हुआ था यानी इनको लगाया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, यानी जो गुप्ता एम्पायर में चंद्रगुप्त सेकंड नाम के एक रूलर थे उन्होंने इसको बनवाया था जो कि गुप्ता डायनेस्टी के थे और कह सकते हैं इट वाज प्रोबेबली इरेक्टेड फर्स्ट इन द फ्रंट ऑफ उदयगिरी केव मध्य प्रदेश, यानी ये पिलर सबसे पहले मध्य प्रदेश में देखा गया था और यहाँ वहां पे इरेक्ट हुआ था, ना कि यहाँ पे। वो कहाँ इरेक्ट हुआ था? मध्य प्रदेश के उदयगिरी हिल्स जो हैं, उदयगिरी केव्स जो हैं वहां पे इसको लगाया गया था एंड इसको फिर दिल्ली लेके आया गया, ठीक है? दिल्ली लेके आया गया कुछ सेंचुरीज पहले, कुछ सदियों पहले और इसको फिर यहाँ पे प्लांट किया गया बाय द मुगल्स, ठीक है? तो ये एक डेडिकेटेड पिलर था टू विष्णु, विष्णु भगवान जी को डेडिकेटेड था ये पिलर और इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई है, इसके ऊपर जो लिखावट है वो लिखावट है किंग के सेलिब्रेशन की, यानी किंग ने जो रूलर हैं चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या क्या अचीवमेंट करी है उसके बारे में इसके ऊपर लिखा गया है। तो दोनों कहते हैं दैट इज सो फैसिनेटिंग, वो बहुत ज्यादा अचंभे में आते कि बहुत ही अच्छी चीज है ये। वी वुड लव टू लर्न मोर अबाउट द किंग एंड हिज एम्पायर, एंड वो सोचते हैं कि अब हमें इस किंग और इस एम्पायर यानी गुप्ता एम्पायर के बारे में और अच्छे से जानना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है? तो अब हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं हमारी टू द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्ता एम्पायर की हिस्ट्री, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर है लीविंग अ बाइसिकल आउट इन द रेन फॉर जस्ट 1 ईयर। अगर आपकी कोई भी बाइसिकल है, साइकिल को आप बाहर रख दो 1 साल के लिए और उसके बाद बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इट वुड शो साइंस ऑफ रस्ट, उसमें क्या होगा? रस्टिंग होने लगेगी, क्या होने लगेगी? उसमें जंग लगने लगेगा, थोड़े टाइम बाद खराब होने लगेगी। लेकिन ये जो एंशिएंट पिलर था, आयरन पिलर, ये 1600 साल से एक जगह पे खड़ा है, वो भी खुले आसमान में, वहां पे बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है, मिट्टी भी उड़ रही है, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ। साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू अनकवर द सीक्रेट, और साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि क्या सीक्रेट है इसके पीछे की अभी तक एक बार भी खराब नहीं हुआ। एंड दे बिलीव इट इज बिकॉज अ यूनिक थिन लेयर, एक यूनिक थिन लेयर जो कि स्पेशल आयरन यूज किया गया एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर उसको इसके ऊपर लगाया गया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द आयरन, जिससे ये प्रोटेक्ट है फ्रॉम द कोरिजन, यानी इस पे रस्टिंग से ये प्रोटेक्टेड है और इसको कुछ नहीं हो रहा है, ये होगा यहाँ पे, ठीक है? इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि एक नया पावर जो है एमर्ज होता है बाय 3rd सेंचुरी सीई, यानी कि कुशाना एम्पायर जो था, जो कि बाहर से आया था, लाइक इंडो ग्रीक्स, कुशाना और स्काइथियंस, ये सारे ही नॉन नेटिव रूलर्स थे जो बाहर से आए थे इंडिया में और अटैक करके यहाँ पे उन्होंने एग्जिस्टेंस पाई थी। और जो नेटिव रूलर्स थे वो थे शुंगा एम्पायर, जिन्होंने लास्ट मौर्यन रूलर को मार के, ठीक है, डेथ डाई मार के लास्ट मौर्यन को, शुंगा एम्पायर के लोग लाइक पुष्यमित्र शुंगा जो थे उन्होंने
शुंगा डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट की। उसके बाद जो थी सतवाहनास थे और चेडीज थे, ये भी नेटिव रूलर्स थे एंड चोला चेरा पांड्यास तो थे ही साउथ में, ठीक है। तो कुशाना एम्पायर जो था उसके बाद जो है गुप्ता एम्पायर का एमर्जेंस होता है, जो कि स्प्रेड होता है ओवर द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ का सबकॉन्टिनेंट है उसको ये लोग कवर करते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लो इंडिया का मैप बनाऊं, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, और ये हमारा पाकिस्तान वाला एरिया भी हमारे साथ ही था उस टाइम पे। तो ये जो एरिया है हमारा, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये जो है इनके कंट्रोल में था, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ का, ये जो है गुप्ता एम्पायर के कंट्रोल में था। ठीक है, इतना समझ आया। स्टार्टेड टू वीकन, जब कुशाना एम्पायर वीक होने लग जाते हैं तो गुप्ता एम्पायर का एमरजेंस होता है। न्यू किंगडम्स एमर्ज्ड, सेटिंग द स्टेज फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, एंड जिससे नए पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन की बारी आती है और इसका मौका फायदा उठाते हैं गुप्ता एम्पायर। द न्यू एक्टर इन द स्टेज वाज द गुप्ता डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी? गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, देयर आर वेरियस थ्योरीज, काफी सारी थ्योरीज हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ गुप्तास, लेकिन इट इज वाइडली इसको बिलीव माना जाता है कि वो एमर्ज हुए थे इन अ रीजन नियर द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में वहां के रीजनल रूलर्स जो है एमर्ज होते हैं और गुप्ता एम्पायर की स्टेब्लिशमेंट करते हैं। कुछ टाइम बाद दे रोज टू प्रोमिनेंस, वो और ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो स्टेब्लिश करते हैं पावरफुल एम्पायर जिसका नाम था गुप्ता एम्पायर, और उसको उसकी शुरुआत होती है गुप्ता पीरियड की। तो कह सकते हैं जो गुप्ता पीरियड था ना, वो एक रिमार्केबल, ठीक है, था इंडियन हिस्ट्री में, एंड इज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन मैनी एरियाज, यानी काफी एरियाज में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखा गया था गुप्ता पीरियड में। ठीक है, ये जो फील्ड्स हैं, आर्ट की, आर्किटेक्चर की, लिटरेचर की, साइंस, ये सभी इस टाइम पे फ्लरिश हुए थे, यानी ये ज्यादा फैले थे। ठीक है, पर्टिकुलरली कह सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, जो इनका अभी हमने देखा, जिन्होंने आयरन पिलर बनवाया था, ठीक है, केव्स के बाहर, क्या नाम था उसके, केव्स के बाहर मध्य प्रदेश में, ठीक है, उदयगिरी केव्स के बाहर। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जो आयरन पिलर एस्टेब्लिशमेंट किया था, कह सकते हैं इसी टाइम पे बहुत ज्यादा आर्ट का, आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस था, और जो इनकी लीगेसी थी वो आज भी कंटिन्यू है, आज भी वो इनकी लीगेसी जो है कंटिन्यू चल रही है, चली आ रही है। सो जो इंस्क्रिप्शन था आयरन पिलर जो कि दिल्ली में है अभी, वो बताता है किंग के बारे में जिनका नाम था चंद्र, यानी चंद्रगुप्त सेकंड, हु हैज बीन आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, नॉट टू बी कंफ्यूज विद चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, चंद्रगुप्त सेकंड थे फ्रॉम द, ठीक है, उधर डायना हमें पता ये कौन थे। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, ऑल्सो नोन एज विक्रम आदित्य, इनको हम विक्रम आदित्य के टाइटल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, विक्रम आदित्य के टाइटल से भी हम इनको डिनोट करते हैं, कह सकते हैं। ही हु इज वन ऑफ द रिनोन्ड रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, एंड ये वन ऑफ द रिनोन्ड, जाने माने, ठीक है, रूलर्स थे गुप्ता डायनेस्टी के, और ये विष्णु भगवान के बहुत ही ज्यादा डिबोटी थे, बहुत ज्यादा उनको पूछते थे। एंड उनका जो माउंट था वराह अवतार, ठीक है, सॉरी वाहन जो था उनका गरुड़, जो गरुड़ देव जी थे उनके वाहन है विष्णु जी के। ठीक है, ऑफन अपीयर्स ऑन मैनी इंस्क्रिप्शन, तो इसलिए इनकी जो काफी सारी इंस्क्रिप्शन है वहां पे गरुड़ देव की जो इमेज है वो भी बनवाते हैं। ठीक है, गरुड़ देव जी की इमेज जो है ये लोग, ये चंद्रगुप्त सेकंड जो है बनवाते भी हैं काफी जगह पे। हैव यू नोटिस्ड द सेकंड, आप यहाँ पे सेकंड चीज देख रहे हो, यानी कि चंद्रगुप्त इसके पहले भी कोई थे गुप्ता डायनेस्टी के, तो उनको चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइटल मिला होगा। एंड अगेन जब चंद्रगुप्त नाम रखा गया दूसरे पर्सन का, तो उसको डिनोट इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, और कंफ्यूजन ना हो, तो उनका नाम के आगे सेकंड लगा दिया। तो चंद्रगुप्त सेकंड्स नेम, historians added this number because there was another चंद्रगुप्त before him, यानी इनके पहले एक और चंद्रगुप्त थे जो कि इनके ग्रैंडफादर थे, यानी इनके दादाजी थे, तो उनका नाम भी चंद्रगुप्त था और इनका नाम भी, यानी ग्रैंडसन जो थे इनका नाम भी चंद्रगुप्त था। तो हिस्टोरियंस को कंफ्यूजन ना हो और हम लोगों को पढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इनके आगे चंद्रगुप्त सेकंड लगा दिया गया। This tradition of naming the first son after his grandfather is followed by some Indian families even today. और आज के टाइम पे भी कुछ इंडियन फैमिलीज इस तरीके से नाम यूज करती हैं, अगर वो सेम नाम अपने एंसेस्टर्स का यूज कर रहे हैं तो उसके आगे 1 या 2 लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, पहचानने में कोई दिक्कत ना हो।
जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, इनके जो दादाजी थे, he is referred to played a crucial role in the early expansion of गुप्ता एम्पायर। यानी जब गुप्ता एम्पायर की स्टेब्लिशमेंट हुई और उसको और जगह तक फैलाना था, तब उनका काम था, तब उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज कॉइन्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स के साथ जो उन्होंने अलायंस बनाए थे, ठीक है, उनके साथ जो दोस्ती यारी थी उनकी, ताकि वो एक अलायंस की तरह काम कर पाए और एक स्ट्रेटेजिक चीजें और अपने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कॉइन्स का इशू किया था, वो इसमें काफी ज्यादा याद करे जाते हैं, which helped him consolidate his power and lay the foundation of a strong empire। एंड इसी ने उनको बहुत ज्यादा हेल्प करी कि वो अपने एम्पायर को कंसोलिडेट कर पाए और अपने एम्पायर को दूसरे एरियाज तक फैला पाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो कॉइन्स देखेंगे, दोनों ही गुप्ता एम्पायर के हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड फर्स्ट के टाइम के गोल्ड कॉइन जो किंग चंद्रगुप्त फर्स्ट को दर्शा रहे हैं यहाँ पे, और उनकी क्वीन भी है, ठीक है। इसमें कॉइन में चंद्रगुप्त सेकंड है, उनकी क्वीन है, ठीक है। और कुमार देवी उनका नाम था, चंद्रगुप्त फर्स्ट की वाइफ का नाम था कुमार देवी। ऑन द रिवर्स साइड, ये कुछ पीछे की साइड है, कॉइन का दूसरा हिस्सा जो है, वहां पे गॉडेस हैं जिनको हम लक्ष्मी भगवान का चिन्ह मानते हैं, जो लक्ष्मी भगवान की इमेज यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। द वॉरियर किंग, कौन है ये वॉरियर किंग, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, एक एक पिलर इंस्क्रिप्शन है प्रयागराज में, जो कि आज के टाइम प्रयागराज है, पहले उसका नाम इलाहाबाद था, ठीक है। तो वहां पे प्रयाग प्रशस्ति है, वहां पे प्रेज किया है किंग की अचीवमेंट्स को, जिनका नाम है समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड फादर। जो चंद्रगुप्त सेकंड है, यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट के, मैं एक लीनेज बनाता हूं कि आपके पहले आए थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, एंड उसके बाद आए समुद्रगुप्त, एंड उसके बाद आए हमारे, ठीक है। इस तरीके से लीनियज चल रही है, लीनियज को कंटिन्यू करेंगे। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, उन्होंने गोल्ड के कॉइन्स इशू करे थे, जो अभी हमने कॉइन देखा, और उन्होंने अलायंस क्रिएट करे थे और अर्ली एक्सपेंशन में मदद की थी। फिर समुद्रगुप्त आए, जिनको हम वॉरियर किंग भी कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा इन्होंने वॉर लड़ी होंगी, लड़ाइयां लड़ी होंगी, इसलिए इनको वॉरियर किंग भी कहते हैं। एंड एक प्रयाग प्रशस्ति, एक आयरन पिलर, सॉरी आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, पिलर यानी पिलर, उसके ऊपर लिखा गया है, यानी किस किंग के बारे में लिखा गया, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, और वो उनका नाम क्या है, समुद्रगुप्त है, उनका नाम है समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के फादर हैं। और अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के हिसाब से वो जो इंस्क्रिप्शन में लिखा है, वहां पे लिखा है द कोर्ट पोएट हरिसेन, यानी इनके टाइम पे एक कोर्ट पोएट थे, ठीक है, जिनका नाम था हरिसेन। ये किंग की जो राजा है, उनकी एम्बिशन बताते हैं, वॉज टू बी धारणी बंध, ठीक है, धारणी बंध, और टू यूनाइट यूनिफाई द अर्थ। इनका क्या मतलब था? समुद्रगुप्त चाहते थे कि मैं पूरी अर्थ को एक हिस्से में यूनाइट कर दूं, एक किंगडम में यूनाइट कर दूं, जिसका नाम था धारणी बंध, ठीक है, उनको धारणी बंध से डिनोट किया गया। टू दिस एंड ही फॉट मेनी वॉर्स, उन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी ताकि वो यूनिफाई कर पाए अर्थ को, ठीक है। एंड उन्होंने डिफीट करे काफी सारे किंगडम्स को, किंग्स को, ठीक है, और उनके किंगडम्स को उन्होंने एक्वायर करा और अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करा। जो मैनी डिफीटेड किंग्स थे वर reinstated and offered tribute to समुद्रगुप्त, while others fearing his might submitted without protest। तो जो कुछ किंग्स थे जो हार गए थे लड़ाई, समुद्रगुप्त ने उनको वापस रीस्टेब्लिश किया अपनी पोजीशन पे, बट कहा कि अब तुम मेरी शरण में हो, यानी मेरे किंगडम में के अंदर रूल करोगे, ठीक है, और मेरे को ट्रिब्यूट और ऑफरिंग जो भी चाहिए होंगी, जो टैक्स पैसा आएगा उसका रेवेन्यू का कुछ हिस्सा मुझे भी दोगे, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा कमजोर थे, उन्होंने सबमिट कर दिया कि हाँ, अब हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, अब हम अब अपना रूल नहीं करना चाहते, अब आप रूल कीजिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वीक हो गए थे, ठीक है। जो हरिसेन थे, जो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, वो और चीजें लिखते हैं उनके बारे में, उनके आर्ट के, उनकी लर्निंग के बारे में, एंड वो जो ट्रेड करते थे, जिससे उनका किंगडम जो था बहुत ज्यादा रिच और सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे गुप्ता एम्पायर के, ठीक है। और उन वो कैसे खुद को पोर्ट्रे करते हैं, खुद के बारे में बताते हैं एज अ वीना प्लेयर इन वन ऑफ द कॉइन्स। अगर आप कोई कॉइन देखोगे, समुद्रगुप्त के टाइम पे एक कॉइन इशू हुआ था जिसमें वो वीना बजा रहे हैं समुद्रगुप्त,
यानी वो अपने आप को खुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मैं वीणा प्लेयर हूँ, ठीक है। ये आप देखिए, ये रही इमेज। यहाँ पे आप देखिए समुद्रगुप्त जो है वीणा प्लेयर है, वीणा बजा रहे हैं, ठीक है। और रिवर साइड पे गॉड लक्ष्मी जी की इमेज है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस फर्स्ट वाली इमेज में जो समुद्रगुप्त जी हैं वो वीणा प्ले कर रहे हैं, तो एक तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मैं एक वीणा प्लेयर हूँ, यानी वीणा बजाता हूँ। और रिवर साइड पे लक्ष्मी जी की इमेज है। तो यहाँ पे लिखा है एम्बिशियस किंग्स जो होते हैं, जिनको ये इच्छा होती है कि मैं बहुत ज्यादा एरिया पे रूल करूं, उनको एम्बिशियस किंग कहते हैं। तो समटाइम्स अश्वमेध यज्ञ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है कुछ सैनिकों के साथ पूरे जगहों पे भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। और उसपे लिखा होता है कि जिस भी राजा को हमारी सॉवरेनिटी में आना है, यानी हमारे रूल में एस्टेब्लिश रूल, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इसको कुछ ना करें। जिसको दिक्कत है, यानी जिसको लगता है कि हाँ, हमारे किंगडम में इनका राज नहीं होना चाहिए, तो वो प्रोटेस्ट करे और उसके साथ लड़ाई करे। तो ये होता है एक्चुअली अश्वमेध यज्ञ में, जिससे जो एम्पायर होते हैं वो अपनी जो प्रोमिनेंस है वो दूर-दूर तक फैला पाते हैं, और जिससे एक लीगेसी छोड़ते हैं अपने फ्यूचर के लिए। Such a significant event was commemorated by minting special coins like one shown। ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज है, एक कॉइन इन्होंने इशू किया था। यहाँ पे देखो एक घोड़ा बना हुआ है, अश्व बना हुआ है, और जो कॉइन है ये डिपिक्ट करता है सेक्रीफिशियल हॉर्स को, जिसको एक्चुअली में क्या होता है, एंड में जब वो वापस घोड़ा आता है तो उसको सेक्रीफाइस करते हैं, उसको बलि देते हैं, ठीक है। तो उसको सेक्रीफिशियल हॉर्स भी कहते हैं, जिसको अश्वमेध यज्ञ में दौरान यूज किया जाता है। और रिवर साइड पे क्वीन है, ठीक है, जिनके पास एक क्या लिखा है, किंग होल्डिंग अ चौरी, एक फ्लाई विस्क है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ दर्शाया गया है इस कॉइन के थ्रू, और इसी से हमें पता चलता है कि किंग जो है वो अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करते थे। कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं, यानी कुछ किताबें हैं या कहीं से कुछ लिखा पन्ने मिले हैं, जो डिस्क्रिप्शन देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द रूलर्स। उस टाइम पे कौन-कौन से रूलर्स थे, किंगडम्स थे, और वहाँ के लोगों के बारे में। एक विष्णु पुराण है बहुत ही फेमस, जो कि इस टाइम पे कंपाइल हुआ था, फॉर इंस्टेंस, जो स्पेसिफाई करता है की रीजन्स को गुप्ता एम्पायर के। जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो अनुगंगा, जो मिडल गंगेटिक बेसिन है, अनुगंगा से लेके प्रयाग, प्रेजेंट डे प्रयागराज, फिर साकेत यानी अयोध्या, एंड मगध जो कि अप्रोक्सीमेटली बिहार है, एंड ऑल द सराउंडिंग रीजन्स, उन सब में जो है गुप्ता एम्पायर का रूल था। यानी कौन कौन से रीजन्स थे, अनुगंगा, फिर हमारा था प्रयागराज, फिर हमारा था साकेत जो कि हम अयोध्या है, एंड फिर हमारा मगध। ये चारों ही रीजन जो बड़े बड़े हैं उस पे गुप्ता एम्पायर का रूल था, ठीक है। बट एट इट्स पीक, जब उसका पीक टाइम था, यानी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस था, बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो गुप्ता एम्पायर ने बहुत ही बड़ा एरिया कवर करा था। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे नॉर्थ, जो नॉर्थ का ज्यादातर हिस्सा है वो कवर कर लिया था, और वेस्ट इंडिया का, अलॉन्ग विद पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। तो कुछ सेंट्रल इंडिया का और ईस्ट इंडिया का भी पार्ट कवर किया था, बट साउथ इंडिया में नहीं गए थे, साउथ इंडिया का पार्ट कवर नहीं किया था। ग्रेड 6 यानी आपने क्लास 6 में चैप्टर टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वी लिस्टेड मल्टीपल सोर्सेज दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द पास्ट। तो वहां पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है क्लास 6 में, क्लास 6 का जो सिलेबस कवर करा है, तो उसमें मैंने टाइमलाइन एंड सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है उसमें, कि कौन कौन से सोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफाइंग हिस्ट्री, लाइक लिटरेरी सोर्सेज हैं, कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, कोई ओरल सोर्स है, एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कॉइन्स हैं, मतलब काफी सारी चीजें, इंस्क्रिप्शन हैं, इन सब चीजों से हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एंड अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको भी रिमेंबर होगा। सो इमेजिन करो, what it would be have entailed to move a whole army of the soldiers, elephants, horse, cooks and other support staff as well as the supplies to feed them all। ठीक है, कि इमेजिन करो किस तरीके से पूरी इतनी बड़ी आर्मी को लेके जाया जाता था। उसमें सोल्जर्स भी होते थे, एलिफेंट्स भी होते थे, बड़े बहुत सारे घोड़े होते थे, और जो खाना खाना बनाते कुक्स, रसोईया, वो होते थे, और अदर सपोर्ट स्टाफ था। और उनकी सरप्राइज उनको किस तरीके से फीड करते थे, क्लियरली ये जो ट्रिब्यूटरी किंग्स थे, जो इनके राज्यों के अंदर ट्रिब्यूटरी किंग्स थे जो उनकी मदद करते थे, उसी के बलबूते पे ये लोग सरवाइव करते थे, इतनी बड़ी बड़ी वॉर्स, और दूर दूर तक ट्रेवल कर पाते थे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखिए, गुप्ता एम्पायर के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से मैप में दिखा रखा है कि गुप्ता एम्पायर कुछ इस वाले रीजन से लेके इस वाले रीजन तक गुप्ता एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट था, यानी हिमालय के नीचे, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट,
कुछ सेंट्रल इंडिया का पार्ट और कुछ ईस्ट इंडिया का पार्ट। ये सारा ही हिस्सा जो है हमारा आता है गुप्ता एम्पायर में, जिसमें इंद्रप्रस्थ सिटी ना है, साकेत है, वैशाली है, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र, मगध, तमलरिप्ती, उज्जैनी। फिर यहाँ पे ज्योग्राफिकल रीजन है लाइक कच्छ और थार डेजर्ट, ठीक है। और इसके नीचे हमने देखा, सॉरी राइट में देखा थी कामरूप डायनेस्टी है जो राइट साइड में है गुप्ता के, नीचे वकटका है और उसके नीचे पल्लवा है, ठीक है। यानी कि गुप्ता एम्पायर का जो रूल था वो साउथ में अभी तक नहीं आया था, ठीक है। गुप्ता एम्पायर का जो रूल था वो इनका एक्सटेंड यहीं तक था जो इस मैप में शो हो रहा है, ठीक है। इनका एम्पायर अभी तक नीचे साउथ में नहीं आया था। जो वकटकास थे वो गुप्ता एम्पायर के एलाइज थे, इसीलिए उनके साथ कभी लड़ाई नहीं हुई और वो अपना इंडिपेंडेंट रूल यहाँ पे कर रहे थे और गुप्ता एम्पायर ऊपर रूल कर रहे थे, ठीक है। तो गुप्ता क्लेम करते हैं उन्होंने कॉन्कर कर दिया था ईस्ट कोस्ट को, ठीक है, डाउन टू द पल्लवास whom they may have briefly subdued। तो उन्होंने यहाँ तक जो है कहते हैं कि वो इन्होंने यहाँ तक इसको भी कैप्चर कर लिया था, बट वो उनके एलाइज थे, उनके पार्टनर थे, तो उनको छोड़ दिया गया, ठीक है, सबड्यू कर दिया गया। अब कोई ट्रेवलर जो गुप्ता एम्पायर में विजिट करा हो उसके कुछ अकाउंट्स हैं, उन्होंने कुछ किताबें लिखी, कुछ लिखा है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, जिससे हमें और अच्छे से डिटेल से पता चलेगा कि उस टाइम पे, ठीक है, क्या क्या चीजें फेमस थी। तो हमें टाइमलाइन तो पता चली गई कि उस टाइम पे टाइमलाइन क्या थी। सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, फिर समुद्रगुप्त थे, फिर थर्ड नंबर पे हमारे चंद्रगुप्त सेकंड थे, ठीक है। एक चाइनीज ट्रेवलर थे जिसका नाम था फाहीन, ठीक है, फाइयान, इसको हम फाशी एनी भी कहते हैं, जो विजिट करते हैं यानी 5th सेंचुरी बीसीई में, सॉरी 5th सेंचुरी सीई में, 5th सेंचुरी सीई के अंदर ये गुप्ता एम्पायर विजिट करते हैं। एक चाइनीज ट्रेवलर थे और उन्होंने अपनी लॉन्ग और डिफिकल्ट पिलग्रिमेज को, ठीक है, यहाँ पे इसलिए किया बिकॉज वो बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, ठीक है। तो वो बुद्धिस्ट साइट्स पे आए, वहां से कुछ सीखा, उन्होंने लर्न करा और इंडियन स्कॉलर्स के बारे में जाना और वहां से उनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी यानी जो उनकी किताबें या छोटी छोटी लिटरेरी बुक्स थी वो लिखी गई थी, उनको कलेक्ट करा, जो बुद्धिज्म के बारे में लिखी थी टेक्स्ट थी। सो ही कुड टेक बैक टू देम टू द चाइना, यानी चाइना में जो बुद्धिज्म था काफी ज्यादा फेमस हो गया था, तो काफी सारी चीजें वो लोग यहाँ से लेके गए और चाइना में उन्होंने बताया। फाइन जो कह सकते हैं वो ट्रेवल करते हैं एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा अक्रॉस इंडिया, और वो ऑब्जर्व करते हैं यहाँ के कल्चर को, यहाँ की गवर्नेंस को, यहाँ की सोसाइटी को, और उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी लिखावट में, वो लिखते हैं एक्सपीरियंसेस को, ऑब्जर्वेशंस को, और यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, उनको। और ये इनके ट्रेवलॉग जो बनाते हैं वो आज के टाइम तक सरवाइव करता है, उनका ट्रेवलॉग जो उन्होंने लिखा था उस टाइम पे फाहिन ने, ठीक है। Below is an excerpt from his travelogue where he records his observation of the society in the Gupta era। तो यहाँ पे जो फाहियान है, ठीक है, उनका उन्होंने ट्रेवल के दौरान जो भी चीजें लिखी थी वहां पे उसका एक पन्ना यहाँ पे दिखा रखा है जिसमें उन्होंने कुछ लिखा था गुप्ता एम्पायर में जब वो लोग वहां यहाँ पे विजिट करते हैं। तो वो लिखते हैं यहाँ के जो पीपल हैं वो न्यूमरस एंड हैप्पी हैं, बहुत सारे हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं। दे हैव नो नीड टू रजिस्टर हाउस होल्ड एंड अटेंड टू ऑफिशियल्स, ठीक है, उनको अपने हाउस होल्ड को रजिस्टर नहीं कराना पड़ता और ऑफिशियल्स के बाद रोज रोज नहीं जाना पड़ता। और जो फार्म करते हैं रॉयल लैंड पे, उनको उस रॉयल लैंड में एक पोर्शन उनको दे दिया जाता है कि वहां के जो ग्रेन्स उगाएंगे वो उनको अपने घर ले जा सकते हैं। जो किंग है, जो राजा है, उनके जो गार्ड्स हैं और उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनकी सैलरी है, उनको सैलरी मिलती है। जो सिटीज हैं आर द ग्रेटेस्ट इन द मिडल किंगडम, जो गैंगेटिक प्लेन है वहां पे सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी सिटीज बनाई गई हैं। और वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा रिच हैं, प्रॉस्पेरस है, खुशहाल हैं, और वो काइंडनेस प्रैक्टिस करते हैं यानी दूसरों को मदद करने में हेल्प करते हैं, और राइटियसनेस यानी धर्म को फॉलो करते हैं, राइट पाथ को फॉलो करते हैं। जो हेड हैं वैश्य फैमिलीज की, जो ट्रेड करते हैं वैश्य फैमिलीज के, लाइक मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, उन्होंने स्टेब्लिश करे हैं हाउस ऑफ चैरिटी, जहां से वो गरीबों की मदद कर सकते हैं, जहां से वो चैरिटी करते हैं और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। जो गरीब लोग हैं, पुअर हैं, और जो ऑर्फन्स हैं, जो अनाथ हैं और जो बीमार हैं, उनके लिए सब लोग मिलके केयर करते हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनको फ्री में प्रोवाइड करते हैं ट्रीटमेंट, और जो नीडी हैं उनको फूड और मेडिसिन इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। जो सिटी है वहाँ पे काफी ज्यादा वेल्थ है, बहुत ज्यादा पैसा है, और वैश्या के जो पुराने एंसेस्टर मतलब एल्डर्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं और फॉरेन मर्चेंट्स हैं, उनके काफी अच्छे अच्छे घर हैं, और जो लेन्स हैं वो
अच्छे ऑर्डर में है, यानी जो रास्ते हैं वो साफ-सुथरे हैं और सही हैं, ठीक है? तो ये एक रिकॉर्ड है बुद्धिस्ट किंगडम का, जो ठीक है, फाहियान जी लिखते हैं। जो ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मतलब एक वहाँ से उठाया गया, उनके लिटरेचर से उठाया गया एक पन्ना है और वहाँ पे यहाँ पे दर्शाया गया उसमें क्या लिखा है। ये एक हिस्टोरिकल अकाउंट्स है फाहियान की वैल्यूएबल सोर्सेस का, जो भी उन्होंने यहाँ पे ट्रैवल के दौरान लिखी गई थी। और ये रिफ्लेक्ट करती हैं उनके पर्सपेक्टिव को कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे क्या महसूस किया। उनका फोकस क्या था उस टाइम पे, और किस लिमिट पोर्शन ऑफ सोसाइटी को विजिट करते हैं जहाँ के बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं। अब हम जानते हैं, हाउएवर फॉरगेट दैट एल्सवेयर इन हिज ट्रेवलॉग फाइयान जो है डिस्क्राइब करते हैं उनको कुछ हार्श ट्रीटमेंट भी, यानी हार्श ट्रीटमेंट भी उनको फेस करने को मिला था, जो कि मिला था फ्रॉम द चंडालास। कहाँ से मिला था? फ्रॉम द चंडालास हु वर रिगार्डेड एज आउटकास्ट एंड लिव्ड आउटसाइड द सिटी लिमिट्स। जो आउटकास्ट होते हैं, जिनको सिटीज के बाहर रहने को मजबूर होते हैं और उनको वहां रहना पड़ता है, उनको आउटकास्ट कहते हैं। तो चंडालास एक कम्युनिटी थी जिनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहने का हक नहीं था, बिकॉज वो एक तरीके से कह सकते हो कि वो अछूत मानते थे लोग। तो आउटकास्ट कौन होते हैं? समवन हु हैज बीन रिजेक्टेड फ्रॉम द सोशल और कल्चरल ग्रुप, जिनको सोशल और कल्चरल ग्रुप से रिजेक्ट कर दिया गया है, उनको बाहर निकाल दिया गया है। इस कैटेगरी के जो पीपल होते हैं, इनको सोशली काफी ज्यादा लो प्रोफाइल की मानते हैं लोग, और ये वर्ण सिस्टम के काफी नीचे वाले लेवल पे होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो इनको हार्श ट्रीटमेंट भी देखने को मिलता था, यानी इनको लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तो ये चीज भी इन्होंने यहाँ पे देखी फाहियान जी ने, और उसको भी मेंशन किया। यानी सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं था, कुछ कुछ जगह पे ये सारी चीजें भी थी। Just as you may have perceived the excerpt from Fayan's travelogue differently from your friends, a group of historians, कुछ group of historians जो थे, जो हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है, वो इस ट्रेवलॉग को एग्जामिन करते हैं और इसका सोर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कहाँ से इन्होंने लिखा, और उसकी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो हिस्टोरियंस then look at more sources to corroborate their understanding. This reminds us of the need to assess multiple sources, perspectives, and interpretations before drawing conclusions. इसीलिए जो जहां से भी आप ये सारी चीजें पढ़ते हो, उसको मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा कि क्या सही है या नहीं, और कंक्लूजन्स निकालने पड़ेंगे कि किस तरीके से इसको लिखा गया। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके से इसको लिखा है, वही चीज हिस्टोरियंस भी करते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस सम ग्लिम्पसेस ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, यानी उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कल्चर कैसा था, लोग किस तरीके से रहते थे, ये सब चीजें अब हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था गुप्ता एम्पायर का। तो लेट अस ऑब्जर्व द मैप, जो एक मैप दिया हुआ है। यू विल नोटिस दैट मैनी किंगडम्स को एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। आप देखोगे कि इस टाइम पे काफी सारे जो किंगडम्स थे वो इसके साथ रहते थे, लाइक वकटकास, पल्लवास, ठीक है, ठीक है, ये सारे साथ में ही रहते थे। Some of them may have been at war with each other in their ambition to expand their control. और कुछ किंगडम्स एक दूसरे के साथ लड़ाई में व्यस्त थे, वॉर में व्यस्त थे, ताकि उन किंगडम्स के ऊपर कब्जा जमाया जा सके। Recall what we saw earlier about Kautilya's ideas on ruling a kingdom. हमने देखा है कि लास्ट चैप्टर में कि कौटिल्य बताते हैं किंगडम को रूल करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप किसी किंगडम को रूल करते हो तो डेफिनेटली आपके उनके सब्जेक्ट की जो है उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको जो प्रॉपरली उनकी नीड्स है उनको फुलफिल करना चाहिए। ये सभी चीजें कौटिल्य के एडमिनिस्ट्रेशन वाली बुक अर्थशास्त्र में लिखी हुई हैं। तो वो एडवाइस करते हैं रूलर्स को कि वो अलायंसेस बनाएं, मित्रता बनाएं दूसरे राज्यों के साथ, ताकि पीसफुली को एग्जिस्ट कर पाए। ठीक है, एंड उनका एक सप्तांग था जिसमें सात उन्होंने वर्ड्स बताए थे, एंड जिनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स थे, जिसमें अलायंस यानी मित्रता एक वन ऑफ द कंपोनेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, किसी भी एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट करना है तो एक सप्तांग में मित्रता अलायंस क्रिएट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है न्यू किंग्स न्यू टाइटल्स, नए किंग और नए टाइटल्स लेते हैं वो लोग। जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस का डेफिनेटली मीनिंग क्या होता है? किसी भी पत्थर पे, लोहे की चीज पे, कहीं पे भी अगर आपने लिखा है, ठीक है, इंस्क्राइब किया है, तो वो मिट नहीं सकता, बिकॉज आपने उसको पत्थर पे लिखा है, उस पे लिखा है, ठीक है, उसको खुरीद खुरीद के लिखा है, खुरीद खुरीद के लिखने को इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और कॉइन्स जो हैं वो वैल्यूएबल इंसाइट्स यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।
जो कि अडॉप्ट किए थे टाइटल्स गुप्ता एम्पायर के रूलर्स ने, लाइक महाराजा अधिराज, सम्राट, चक्रवर्ती, ये सारे ही डिफरेंट डिफरेंट जो टाइटल्स हैं, ये किंग्स ने अपने नाम के आगे लगाए थे। ये जो टाइटल हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं उनका क्लेम या उनकी सुप्रीमेसी, कितनी ज्यादा पावरफुल वो लोग थे, उनकी अथॉरिटी और उनके एम्फेसिस, उनकी सुपीरियरिटी ओवर द अर्लियर रूलर्स, यानी उनके जो पुराने रूलर्स थे उनके ऊपर उनसे ज्यादा उन्होंने, ठीक है, चीजें गेन करी हैं और अपने आप को उसको वो दर्शाते भी हैं उसी तरीके से। और कुछ सिंपलर टाइटल्स, बहुत सिंपल टाइटल्स, लाइक राजन, एक राजा को राजन भी कहते हैं, और महाराजा, ठीक है। तो आपने कुछ यूनिक टाइटल्स देखे, लाइक महाराजा अधिराज, सम्राट देखे, चक्रवर्ती देखे, चक्रवर्ती अशोक सम्राट भी आप नाम सुनते होंगे। चक्रवर्ती होते बहुत ज्यादा एरिया कैप्चर करके रखते हैं, कह सकते हो, बहुत बड़े एरिया पे वो रूल करते हैं। तो गुप्ता रूलर्स जो थे वो वेरियस स्ट्रेटजीज को यूज करते थे अपने मिलिट्री के अंदर, ताकि वो कॉन्क्वेस्ट कर पाए दूसरे एरिया को, लाइक डिप्लोमेसी भी करते थे, सलाह मशवरा करके, डिप्लोमेसी उसको कहते हैं, अलायंस करते थे, मित्रता बनाते थे और अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते थे और कंसोलिडेट करते थे अपने बड़े एम्पायर को। कंसोलिडेट करने का मतलब अपने एम्पायर में जोड़ लेना और उसको गुप्ता एम्पायर का पार्ट बना लेना, ठीक है गाइस। तो उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। और लास्ट मेथड जो है वो है मैट्रिमोनियल अलायंस क्रिएट करना, यानी शादी कर लेना, ठीक है, और उससे मैट्रिमोनियल अलायंस होता है, यानी एक राज्य दूसरे राज्य में अगर शादी कर ले, जो रूलर है या उसका कोई प्रिंस है और प्रिंसेस है, दोनों आपस में शादी कर ले, तो एक मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू भी, ठीक है, एक दूसरे के साथ काम और पीस के साथ रहा जा सकता है। एक वेल नोन एग्जाम्पल था इज दैट प्रभावती गुप्ता, ठीक है। प्रभावती गुप्ता जो थी, जो चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी, प्रभावती वर्मा, वो प्रभावती गुप्ता जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी, वो मैरी करती हैं, वो शादी करती हैं प्रिंस ऑफ वकाटका किंगडम, जो वकाटका के किंगडम जो के प्रिंस से उससे शादी कर लेती हैं, जो गुप्ता के नीचे, जो नेबर्स थे नीचे ही थे, ठीक है, जो साउथ। और ट्रेजिकली जो वकाटका प्रिंस है वो जल्दी ही मर जाते हैं, डाइड अर्ली। इससे क्या होता है, मेकिंग हर द रीजेंट रूलर ऑफ द किंगडम, यानी कि अब जो उनकी बेटी थी चंद्रगुप्त सेकंड की, उनका नाम क्या था, प्रभावती गुप्ता, अब उनके हस्बैंड नहीं रहे, ठीक है, तो अब उस किंगडम को कौन संभालेगा, अब संभालेंगी प्रभावती वर्मा ही, तो अब प्रभावती गुप्ता ही, हमेशा वर्मा निकला, प्रभावती गुप्ता ही उस एम्पायर को संभालेंगी। एक तरीके से इससे क्या हुआ, अगेन ये गुप्ता एम्पायर का ही पार्ट बन गया वकाटका किंगडम। अगर ये इनसे लड़ाई करते तो हो सकता था बहुत ज्यादा फोर्सेस डिस्ट्रॉय होती, काफी सारी चीजें होती, बट जब मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ तो उससे क्या हुआ, इजीली वहां पे आप अलायंस क्रिएट कर पाते हो। और ऐसा हुआ तो इस टाइम पे जो रीजेंट थी, यानी कि जो रूलर के मरने के बाद जो कह सकते हो कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो रूल को संभालते हैं, उनको रीजेंट रूलर कहते हैं। मे बी जो नेक्स्ट रूलर आएगा वो इनका बेटा होगा, प्रभावती गुप्ता का, ठीक है, लेकिन जब तक के लिए, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो ट्रेनिंग नहीं पा लेता एम्पायर को संभालने की, जब तक के लिए प्रभावती गुप्ता ही एम्पायर को रीजेंट रूलर की तरह संभालेंगी, ठीक है। तो रीजन रूलर कौन होता है, और रीजन टेम्पररी गवर्न अ किंगडम, जो टेम्पररीली है, परमानेंट नहीं है, फॉर अ मोनार्क अनेबल टू डू सो यू कैन डू, यानी उस टाइम पे आप करते हो। तो उनके रेन में, प्रभावती गुप्ता के रेन में, जो कि वकाटका किंगडम की कह सकते हो अब रूलर है, ठीक है, वो इंश्योर करती हैं कि जो रिश्ते नाते हैं, बिटवीन टाइज हैं बिटवीन द वकाटका और गुप्ता, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे। उनकी एक इंस्क्रिप्शन है, उन्होंने कहीं पे लिखा है, इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब करवाया है, जिसमें वो डिस्क्राइब करती हैं कि जो मदर है इन दोनों किंगडम्स की, रेफरिंग टू हर टू सन्स, जो अपने उनके दो बेटे हैं, वो कह सकती है जो मदर है वो इन दोनों किंगडम की मदर जो है, टाई है, रिलेशन है, जो वकाटका के थ्रोन को संभालेगा और वो डिवोटी होगा विष्णु भगवान का, लाइक उनके जो फादर थे उनकी तरह। और प्रभावती जो है वो काफी अच्छी एसोसिएट है विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 टेम्पल्स, उन्होंने 7 टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया है। एंड कह सकते हो कि काफी ज्यादा इस चीज में, कल्चर में वो इन्वॉल्व थी, रिलीजियस चीजों में इन्वॉल्व थी, जिसमें वो डेडिकेट करती हैं उन 7 मंदिरों को टू द अवतार्स ऑफ विष्णु भगवान, जो अवतार हैं डिफरेंट डिफरेंट। और कुछ जो टेम्पल्स हैं, लाइक एक रामगिरी में है जिनका नाम है, जो रामटेक हिल के ऊपर एक रामगिरी मंदिर है, वो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है, वो राम भगवान को इन्होंने डिनोट करा है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो तरीके के यहाँ पे लिखे हैं, मंदिर है मतलब टेम्पल है।
पहला है केवल नरसिम्हा टेम्पल, जो कि डेडिकेटेड है नरसिम्हा अवतार, जो विष्णु भगवान के नरसिम्हा अवतार थे, उनको डेडिकेटेड है पहला मंदिर, जो कि वन ऑफ द अवतार्स हैं विष्णु। और अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस ये टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट कराया था प्रभावती गुप्ता ने ही, ठीक है? ड्यूरिंग जो डॉटर है इन हर मेमोरी, प्रभावती गुप्ता's डॉटर इन हर मेमोरी, ठीक है? उनकी मेमोरी में प्रभावती गुप्ता की डॉटर ने ये क्रिएट करवाया था। और यहाँ पे नरसिम्हा भगवान की जो फोटो है देखो आप, इस तरीके से नरसिम्हा भगवान की फोटो यहाँ पे बनी हुई है। इस पेंटिंग को देखो, ये आर्टिस्टिक री-इमेजिनेशन है प्रभावती गुप्ता सिटिंग ऑन हर कोर्ट। ये प्रभावती गुप्ता है, इनकी डॉटर है एंड ये अपने कोर्ट में बैठी हैं, राज्य को संभाल रही है, वकटका किंगडम को। ऑब्जर्व द पेंटिंग ऑफ प्रभावती गुप्ता सिटिंग इन हर कोर्ट, टेक नोट ऑफ डिटेल्स। वो डिटेल्स ले रही है कि क्या-क्या किंगडम में चल रहा है। उनका अटायर देखो, उनका पोस्चर देखो किस तरीके से वो बैठी हैं और उनके उनके जो लोग हैं अगल-बगल वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एंड द सेटिंग ऑफ कोर्ट, व्हाट डू दीज एलिमेंट्स टेल यू अबाउट हर लाइफ? क्या दर्शाते हैं आपको ये जो चीजें आप देख रहे हो, क्या दर्शाते हैं? उनका रोल क्या रहा और इस टाइम पे वो किस तरीके से रहती थी, ठीक है? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन, आप अपनी ऑब्जर्वेशन डिस्कस करो अपने ग्रुप के साथ, ठीक है, क्लास में, और उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ कि क्या आपको देखने से समझ आता है, ठीक है? गुप्ता जो एम्पायर था वो वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करता था। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एवरीथिंग फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी, बजाय कि वो सारी चीजें एक पाटलिपुत्र से रूल करें, यानी पाटलिपुत्र में बैठे हैं वो लोग और सारी गुप्ता एम्पायर को लोग वहीं से रूल कर रहे हैं। इसके बजाय दे डिवाइड द एम्पायर इनटू प्रोविंसेस एंड ग्रांटेड लैंड टू द लोकल रूलर्स, प्रीस्ट एंड chiefs। वो क्या करते थे, वो एम्पायर को डिवाइड कर देते थे कि एम्पायर इस वाले प्रोविंस का, यानी बहुत बड़ा एम्पायर है, उसको डिवाइड कर दिया एक प्रोविंस, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में। तो प्रोविंस मतलब स्टेट मान लो, एक पूरी कंट्री है उसके स्टेट मान लो। तो स्टेट और ये प्रोविंस एक ही बात है, तो प्रोविंस में डिवाइड कर दिया, तो एक प्रोविंस का राजा ये है, वो उसके प्रीस्ट ये है और चीफ ये है, और उनको कुछ लैंड दे दी ताकि वो वहां से अपना, ठीक है, रेवेन्यू हासिल कर सके। इसी तरीके से डिवाइड कर दिया, और जो अल्टीमेट कुछ रेवेन्यू था वो गुप्ता एम्पायर जो सेंट्रल अथॉरिटी उनको भी जाएगा। तो इस तरीके से वो रूल करते थे। ये जो लैंड ग्रांट्स थी, जो लैंड दान में दी जाती थी, वर केयरफुली इनस्क्राइब्ड ऑन अ कॉपर प्लेट टू कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। और इसको कॉपर की जो बनी हुई पट्टी होती थी, कॉपर की, कॉपर का मेटल यूज करके कोई मेटल की पट्टी बना दी और उसके ऊपर खुरिद करके लिखा जाता था ताकि वो जल्दी खराब ना हो और पता रहे कि किसको कौन सी जमीन ग्रांट की गई है। मैनी ऑफ विच हैव बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन रिसेंट टाइम्स, और उनमें से काफी सारी है, उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करा है कुछ अभी रिसेंट टाइम्स में, ठीक है। और ये जो सिस्टम है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ताकि एंश्योर हो पाए प्रॉपर टैक्स कलेक्शन बहुत ईज़िली हो जाए, और अलाउ करता है गुप्ता रूलर्स को कि बहुत ईज़िली वो इतने बड़े एरिया को गवर्न कर पाएँ, एफिशिएंटली गवर्न कर पाएँ, और जो लोकल लीडर्स हैं उनको भी कुछ कंट्रोल देते हैं ताकि उनको ये ना लगे कि हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास कोई पावर ही नहीं है। तो उनको भी कुछ पावर्स देते हैं ताकि उनको लगे कि हाँ, हम भी थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट रूल कर रहे हैं। ऑल्सो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेड कैसा था उस टाइम पे, है ना? ट्रेड कैसा था? तो ट्रेड जो है काफ़ी ज़्यादा थ्राइविंग था, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो प्राइमरी सोर्स था रेवेन्यू का गुप्ता एम्पायर का, वो था लैंड टैक्स, यानी लैंड के ऊपर आप टैक्स लगाते हो, उसका रेवेन्यू मेन जो वहाँ से पैसा आता था। अदर सोर्स कह सकते हो, आप फाइन लगा दिया, आपने और कोई टैक्स लगा दिया, लगी माइंस पे टैक्स लगा दिया, कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, तो वहाँ पे आपने टैक्स लगा दिया। इरिगेशन पे टैक्स लगा दिया, ट्रेड और क्राफ्ट्स पे भी ट्रेड टैक्स लगा दिया। तो ये जो रेवेन्यू यहाँ से आता था, ये यूज़ होता था फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस, और आर्मी को मेंटेन करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। जिससे जो ये है सपोर्ट कर पाए स्कॉलर्स को, जो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो स्कॉलर्स को और आर्टिस्ट को, सबको ही ये सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है? इन सब चीज़ों के लिए टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एज़ वी सी वन्स अगेन, इस एम्पायर को सस्टेन करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी थी। इट हैड टू प्रमोट अ वाइब्रेंट इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, और टैक्स में रेवेन्यू बहुत मिलता था, कहते हैं कि टैक्स से बहुत रेवेन्यू आता, तो
ट्रेड जो है बढ़ाना, सॉरी ट्रेड से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, टैक्स उस पर टैक्स इम्पोज करके, तो ट्रेड को बढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, चाहे वो इंटरनल ट्रेड हो, यानी यहाँ पे सामान की खरीद और बेच हो रही है, या आप बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर ट्रेड, उसके ऊपर टैक्स लगाना, वो बहुत अच्छा एक रेवेन्यू था। तो गुप्ता एरा में इंडिया जो है ट्रेड करता है कौन कौन सी जगहों के साथ, पहली बात तो मेडिटेरेनियन वर्ल्ड के साथ, फिर साउथ ईस्ट एशिया, फिर चाइना, और यहाँ पे हम टेक्सटाइल यानी कपड़े जो बनाते थे वो एक्सपोर्ट करते थे, लाइक कॉटन के और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज खादी के। हम यहाँ पे मसाले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, हाथी के दांत और जेम्सस्टोन्स, महंगे महंगे पत्थर जो होते हैं, ठीक है। जो इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क जो है वो काफी ज्यादा कनेक्टेड था इंडियन पोर्ट्स टू द डिस्टेंट मार्केट के साथ, लाइक चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इन सारी जगहों के साथ। एक सिग्निफिकेंट स्टॉप जो था ऑन द वे टू द मेडिटेरेनियन मार्केट वाज सोकोट्रा आइलैंड्स। सोकोत्रा आइलैंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जहाँ पे जाके शिप्स रुकती थी, वहां पे ट्रेड जो होता था, कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वहां पे जाके शिप्स को रुकती थी और वहां पे सामान जो है उतारा जाता था, जो कि स्ट्रेटेजिकली अरेबियन सी में लोकेटेड है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से देखा जाए तो, हेलो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से देखा जाए तो, लाइक पॉटरी, इंस्क्रिप्शंस और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, लाइक ये सारी चीजें, डिजाइन्स ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास, ठीक है, हैज एस्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑन इंडियन ट्रेडर्स देयर ओवर सेवरल सेंचुरीज, ठीक है। तो वहां पे उनका प्रेजेंस था काफी सेंचुरीज से, काफी सालों से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडर्स फ्रॉम इजिप्ट, अरेबिया, रोम एंड ग्रीस, ये जो चार देश हैं, इजिप्ट, अरेबिया, रोम और ग्रीस, इन चार देशों के अलावा कह सकते हैं ट्रेड बहुत ज्यादा फ्लरिश था, ठीक है। दिस स्मॉल आइलैंड कैरीज एविडेंस ऑफ रिच कल्चरल एक्सचेंजेस, काफी ज्यादा रिच कल्चर था, और कल्चरल एक्सचेंजेस भी बहुत ज्यादा अच्छे से होते थे, लाइक हम उनके एरिया में गए, वहां के कुछ कल्चर को सीखा, उन्होंने हमारे कल्चर को सीखा हमारे एरिया में आके, तो ये कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थे, जिस जो कि काफी ज्यादा प्रमोट हुए ड्यूरिंग द ट्रेड ऑन इंडियन ओशन, ठीक है। अब न्यू आइडियाज और वंडर्स की बात करते हैं, जो कि क्लासिकल एज, जो कि गुप्ता एज की ड्यूरिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा फैली, प्रोमिनेंट हुई। सो एज वी सी, गुप्ता रूलर्स जो थे वो काफी ज्यादा अच्छे और डिवोट फॉलोअर्स थे विष्णु भगवान के। दिस इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन देयर कॉइन्स, और उनके कॉइन्स में भी दिखता है, लाइक उन्होंने पिछले अवर साइड पे हर कॉइन में लक्ष्मी जी की इमेज बनाई हुई है, ठीक है। और उनके इंस्क्रिप्शन में भी गरुड़ जो वाहन है विष्णु जी के, उनकी इमेज बनाई हुई है। However, they also support other traditions and schools of thought. And Hindu religions जो कि विष्णु भगवान को पूछते हैं, ठीक है, विष्णु भगवान के जो फॉलोअर्स हैं, उसके अलावा वाले जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ठीक है, और अदर स्कूल्स ऑफ थॉट है, उनको भी ये काफी ज्यादा गुप्ता एम्पायर प्रमोट करता था और उनको सपोर्ट करता था। और उन्होंने बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा पैसा भी प्रोवाइड करा, लाइक जो रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, बिहार में, और काफी अदर बुद्धिस्ट जो विहारास होते हैं, मोनेस्ट्रीज, विहारा क्या होते हैं, केव के अंदर शेल्टर जो लेते हैं और वहां पे मेडिटेशन करते हैं साधु संत, उनको भी बहुत ज्यादा बनवाया। उनकी जो अप्रोच थी वो बहुत ज्यादा इंक्लूसिव थी, इंक्लूसिव मतलब सबको साथ लेके चलना है, और ओपन थे, ठीक है, सबके लिए वो ओपन थे। वी विल एक्सप्लोर दीज इंस्टीट्यूशंस फर्दर इन हायर ग्रेड्स, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाओगे वहां पे आपको और अच्छे से डिस्कस करने को मिलेगा ये सारी चीजें। यहाँ पे देखो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसकी इमेज बना रखी है, एंड कुछ रिमेन्स है, आई थिंक इसको तोड़ दिया गया था, बट देखो अभी भी कुछ अवशेष हैं, वहां से आपको दिखेगा कि काफी बड़ी यूनिवर्सिटी थी ये। इंडीड, ये जो प्रोलॉन्ग पीरियड है, पीस और स्टेबिलिटी थी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, जिससे प्रमोट होते हैं नोटेबल अचीवमेंट्स अलग अलग फील्ड्स में, जिससे हिस्टोरियंस को पता चलता है, लेबल टू पीरियड ऑफ क्लासिकल एज। देखो, जब आप लड़ाई में व्यस्त नहीं होगे तभी तो आप आर्ट के अंदर, आर्ट आर्किटेक्चर के अंदर, कल्चर के अंदर, लिटरेचर के अंदर काम कर पाओगे। अगर आप लड़ाई में व्यस्त रहोगे तो आपके सारे रिसोर्सेज जो है, पैसा जो है, इन्हीं सब चीजों में जाएगा, वॉर में। बट अगर आप वॉर में नहीं हो, आप पीस कंडीशन में हो, आप काम कंडीशन में हो, तो आप इन सब चीजों को प्रमोट करोगे, तो वही इस पीरियड में होता है, बिकॉज यहाँ पे पीस कंडीशन होती है, एंड इसी वजह से इसको क्लासिकल एज भी कहते हैं। इट वाज ऑल्सो द टाइम व्हेन नॉलेज, जो नॉलेज थी
प्रीवियस पीरियड की वो उसको कंसोलिडेट किया गया। जैसे मैंने बताया था रामायण, महाभारत, वेदास को इस टाइप पे लिखा गया। अभी तक बोला जाता था, बोल-बोल के ट्रांसफर करते थे, बट अब इसको लिखाया गया, कंसोलिडेट किया गया न्यूमरस टेक्स्ट में। संस्कृत की लिटरेचर जो फ्लरिश हुई लाइक कालिदास जी की, उनके काम और उनके मेजर पुराणास जो थे और आर्यभट्ट जी के, वराहमिहिर जी के, ठीक है? उनको रिकॉर्ड किया गया और जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा एडवांस थे, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिकल टेक्स्ट में, उन सबको कंपाइल किया गया और ठीक है, उनकी जो थ्योरीज़ थी, प्रैक्टिसेस को लिखा गया। तो इसीलिए इसको कह सकते हैं, इस वजह से गुप्ता एम्पायर को क्लासिकल एज भी कहा जाता है। और मेटलर्जी जो लोहे जो कह सकते हैं मेटल की बनी हुई चीजें होती हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है वो सबको भी देखा गया। लाइक रस्ट रेजिस्टेंट जो आयरन पिलर था वो इस टाइम पे बनाया गया था कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो वो यही टेक्नोलॉजी सारी लिखी गई। ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो स्ट्रेंथ करती है इकोनॉमी को, इससे स्टेट को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला, स्कॉलर्स को भी, आर्टिस्ट को भी, साइंटिस्ट को भी, जिससे कल्चरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई। क्या हुई? कल्चरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई, यानी तो लोगों का जो दिमाग था वो ब्रॉड होने लगा और वो साइंस एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज की तरफ जाने लगे। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे केप्ट हिमसेल्फ सराउंडेड बाय मेनी लर्नड मैन। उनके अगल बगल बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, लाइक पोएट्स, आर्टिस्ट, एंड हिज पेट्रोनेज ऑफ सच डाइवर्स टैलेंट एनरिच्ड हिज कोर्ट ग्रेटली। और वो जो सपोर्ट करते थे बाकी लोगों को, ठीक है, उससे भी उनका जो कोर्ट है काफी ज्यादा इन लोगों से भरा पड़ा रहता था और वो लोग उनको काफी अच्छी अच्छी सलाह देते थे। तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द रिमार्केबल फिगर्स ऑफ दिस पीरियड। एंड इस टाइम पे कौन कौन से रिमार्केबल यानी इंपॉर्टेंट लोग थे गुप्ता एम्पायर में, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो वॉर लड़ने जा रहे हैं और एक आर्टिस्ट ने एक इमेजिनेशन यानी एक पिक्चर बनाई है जो कि 1920 में उसने एक पिक्चर बनाई थी। तो देख रहे हो किस तरीके से जा रहे हैं। बेसिकली आपको समझ तो नहीं आएगा बट आइडिया लगाने में काफी अच्छा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ रिमार्केबल पर्सन्स की जो कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हुए। तो फर्स्ट है हमारे आर्यभट्ट जी। कौन है? आर्यभट्ट जी। वो कुसुमपुरा में रहते थे, मतलब जो प्रेजेंट डे पटना है। और वो फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग में थे। अराउंड 500 सीई में उन्होंने एक शॉर्ट मैथमेटिक्स के बारे में कुछ लिखा था, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, और उसको आर्यभटिया क्या कहा गया? आर्यभटिया। ही गेव फॉर्मूलाज टू कंसोलिडेट मोशन ऑफ द सन। उन्होंने जो सन किस तरीके से मूव करता है, मून किस तरीके से मूव करता है, प्लैनेट्स किस तरीके से मूव करते हैं, और प्रपोज करते हैं कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे खुद घूमती है। इसको रोटेशन कहते हैं, रोटेशन करती है, स्पिन पे एक्सिस पे घूमती है। यानी उस टाइम पे उन्होंने बता दिया था बिना किसी सैटेलाइट, बिना किसी चीजों के पता लगाए। मतलब इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास कह सकते हो थे, एडवांस थे। और एक्सप्लेन करते हैं कि डे और नाइट क्यों होता है ऑल्टरेशन। वो होता है बिकॉज ऑफ रोटेशन, बिकॉज अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है। ही गेव द लेंथ ऑफ अ ईयर एज 365 डेज, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। आज के टाइम में हम 365 डेज ही मानते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। 6 घंटे और 12 मिनट टोटल होता है, मतलब, और 30 सेकंड। इतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ उन्होंने बता दिया था। जस्ट अ फ्यू मिनट्स ऑफ फ्रॉम द मॉडर्न वैल्यूज, 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स, जो आज की टाइम की वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू। बट बहुत ज्यादा एक्यूरेट, बहुत ज्यादा पास इन्होंने बताया। जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने एक फेयर एस्टिमेट बताया कि अर्थ का कितना बड़ा साइज है, और करेक्ट बताया कि सोलर और लूनर एक्लिप्स क्यों होते हैं, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी चीजें क्यों होती है, ये भी इन्होंने बताया। उनके जो काम थे वो फाउंडेशन थे फॉर साइंटिफिक एडवांस, जो इंडिया में और बियॉन्ड यहाँ पे हुए। यानी यहाँ की किताबें बाहर जाके भी फेमस हुई और उन्होंने अपनी खुद की पब्लिकेशन मान ली गई, जो कि इंडिया में ओरिजिन हुई थी, लेकिन उन्होंने बाहर ले जाके, बिकॉज ब्रिटिशर्स का राज था, मुगलों का राज था, उन्होंने क्या किया, यहाँ की जो एडवांस टेक्नोलॉजीज थी, लिखावट थी, वो अपने देशों में ले गए और इसी का इस्तेमाल करके ये बताया कि ये चीज हमने इन्वेंट करी है, जबकि वो यहाँ की धरोहर है। और मैथमेटिक्स के हिसाब से देखिए, जो आर्यभट्ट थे वो डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ टेक्निक्स जो कैलकुलेशन में यूज होती हैं, और इक्वेशन सॉल्विंग जो है बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, और जो कि हमने काफी पढ़ा भी है, हमने स्कूलों में मैथमेटिक्स में पढ़ा भी है। ये सारी चीजें 1500 साल पहले उन्होंने बता दी थी। फिर दूसरे हैं हमारे वराह मिहिर जी। क्या नाम है? वराह मिहिर जी एक मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर भी है। एस्ट्रोनॉमर जो बाहर कैसे स्पेस के बारे में बताते हैं। एस्ट्रोलॉजर जो है, जो राशि भविष्य बताते हैं। फ्रॉम द सेम पीरियड, उसी टाइम पे वो भी थे। और ये उज्जैनी के थे सिटी, जो कि ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप
में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये सिटी। उन्होंने एक एनसाइक्लोपीडिक वर्क लिखा जिसका नाम था बृहद संहिता। क्या लिखा? बृहद संहिता नाम की किताब लिखी, उसमें इन्होंने सब चीज़ें बताई और इन्होंने कवर करे अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स को, लाइक एस्ट्रोनॉमी को, एस्ट्रोलॉजी को, वेदर फोरकास्टिंग को, आर्किटेक्चर को, टाउन प्लानिंग को और फार्मिंग को। ये सारी चीज़ें इन्होंने इस बुक में लिखी, ठीक है? बृहद संहिता में। उनकी जो एबिलिटी थी, वो वर्ल्ड को देखने की काफ़ी अच्छी थी। वो लॉजिक, रीज़न और इसको कंबाइन करके ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करके अपना, ठीक है, जो ज्ञान थे वो लिखते थे। पायनियर इन द साइंस, तो साइंस में काफ़ी ज़्यादा वो फेमस थे वराहमिहि जी। ये एक यक्ष का मैसेज है टू द क्लाउड्स अ सीन फ्रॉम मेघदूतम, ठीक है? मेघदूतम एक किताब है और वहाँ पे इस तरीके से कुछ इमेज बनी हुई है, जो कि साइन दे रहे हैं क्लाउड्स को, ठीक है? मैसेज दे रहे हैं क्लाउड्स को। अब हम बात करेंगे कालिदास जी की। Little known about Kalidasa life, legends suggest that he was once ridiculed by others, which motivated him to work hard and transform his life. कहते हैं कि कालिदास जी पहले इतना ज़्यादा रिनोड नहीं थे, इतना ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, ठीक है? इतना ज़्यादा उनको कुछ आता नहीं था। बट धीरे-धीरे उन्होंने मेहनत करी क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल सहा अपनी लाइफ में, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी और अपने आप को एज़ अ रिनोन्ड स्कॉलर बनाया और पढ़ाई-लिखाई में बहुत ज़्यादा आगे आए। ही इज़ नोन्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू संस्कृत लिटरेचर और उन्होंने संस्कृत लिटरेचर को, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल करी और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की संस्कृत लिटरेचर उन्होंने लिखी। और उनकी सबसे फेमस कह सकते हो कि सेलिब्रेटेड कॉम्पोजिशन जो थी वो थी मेघदूतम, ठीक है? इसमें इसका इंग्लिश नाम है द क्लाउड मैसेंजर। ये एक स्टोरी है यक्ष की, ये एक माइनर भगवान है, डीटी हैं, जो कि बीइंग बैनिश्ड फ्रॉम हिज होम बाय हिज मास्टर सेंड्स अ मैसेज टू हिज बिलव्ड थ्रू पासिंग क्लाउड। तो वो अपने कह सकते हैं कि किंगडम से, मतलब जहाँ पे वो रहते थे वहां से उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है? उनको निकाल देते हैं, उनको बैनिश कर देते हैं, बहिष्कृत कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने जिनसे वो प्यार करते हैं उनको लव मैसेज भेजते हैं थ्रू द क्लाउड्स, यानी क्लाउड को डायरेक्शन देते हैं कि वो क्लाउड जो मूव कर रहे हैं उनको डायरेक्शन, मतलब उनको मैसेज देते हैं ताकि वो क्लाउड जो है वो जाके पास ऑन कर दें उनकी जो लव है, उनकी जो, ठीक है, जिससे वो प्यार करते हैं। अपार्ट फ्रॉम मैनी इमोशन ऑफ लव, ये जो पोएम है ये डिस्क्राइब करती है ग्रेट डिटेल ऑफ लैंडस्केप्स जो थी, वेदर जो था उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया का, और उनकी जो जर्नी है उनकी बिलव होने की वो, ठीक है? डिड यू नो दो दैट आयुर्वेदा गॉट कोडिफाइड, जो आयुर्वेदा हम पढ़ते हैं आज के टाइम पे, आयुर्वेदा जो कोडिफाई हुई थी यानी लिखी गई थी, ठीक है, जिसको प्रॉपरली अरेंज सीक्वेंस में लिखा गया था, वो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे हुआ था। ये जो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का, ये आयुर्वेदा तो मेडिसिन है, ठीक है, जो इंडियन मेडिसिन यूज करते हैं, इसके ओल्डर रूट्स है, बहुत ज्यादा पुराने, कह सकते हैं जड़ बहुत पुरानी है, ठीक है? लाइक चरक संहिता है एक बुक, और सुश्रुत संहिता जो है, ये दोनों ही जो है आयुर्वेदा की काफी अच्छी बुक्स हैं। ये फाउंडेशन रखती हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस की, जो कि हम आज भी यूज करते हैं और उसको कंपाइल किया गया था ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। ये डील करती हैं वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स लाइक कैटलॉगिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, यानी आपको कोई बीमारी है तो किस तरीके से आप पकड़ पाओगे कि कोई बीमारी है, फिर उसका इलाज कैसे करोगे, फिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा खाना आपको खाना है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, प्रिपरेशन करना मेडिसिन की, ये सारी चीजें सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में लिखी गई हैं। और ये सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में भी बताते हैं। इंपॉर्टेंटली जो आयुर्वेदा है वो एम्फोसाइज करता है एक होलिस्टिक हीलिंग की, सिर्फ बीमारी से नहीं, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो, आयुर्वेदा उसमें बिलीव करता है। तो ये डीप कनेक्शन है बिटवीन माइंड का, बॉडी का और नेचर का, ये आयुर्वेदा दर्शाता है, ठीक है? अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं द क्वेस्ट फॉर ब्यूटी, द क्वेस्ट फॉर ब्यूटी, ठीक है? तो गुप्ता रूलर जो थे वो काफी सपोर्टिव थे एनवायरनमेंट के और एनवायरनमेंट एक्टिविटीज के, जो वो क्रिएटिविटी क्राफ्ट्समैनशिप बनाते हैं उससे ही दर्शाते हैं, उससे समझ भी आता है हम लोगों को कि वो बहुत ज्यादा एनवायरमेंटली, ठीक है, इन्वॉल्व थे। उनके कुछ आइकॉनिक वर्क्स थे जो कि हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है? और वो काफ़ी मतलब की सेंटर्स जो थे जहाँ पे ये हुआ था आर्ट जो एमर्ज हुआ था ड्यूरिंग दिस टाइम्स, वो था एक सारनाथ, ठीक है? जो कि वाराणसी के अंदर है प्रेज़ेंट डे उत्तर प्रदेश में। और ये एक्ज़िक्यूटेड स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा, यानी इन्होंने बुद्धा के काफ़ी सारे मूर्तियाँ बनवाई थी। और ऑ इंस्पायरिंग अजंता केव्स, अजंता केव्स जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे पिक्चर में, वो भी अजंता केव्स भी इन्होंने ही बनवाई थी, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये जो रॉक कट केव्स हैं, यानी पत्थरों को तोड़ के
छेनी हथौड़ी से तोड़ के ये जो केव बनाई गई है, गुफा बनाई गई है, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेट डिज़ाइन्स बनाए गए थे। इसमें हम उदयगिरी भगवान के बारे में भी समझते हैं, जो कि उदयगिरी केव्स के बाहर मध्य प्रदेश में है। आर अनदर एग्जांपल ऑफ दिस अबंडेंट आर्टिस्टिक प्रोडक्शन। जो गुप्ता आर्ट था, ठीक है, उसको हम बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स पे रखते हैं बिकॉज़ इन्होंने काफ़ी सारे काम किए थे। एस्थेटिक्स में, ब्यूटी में, जिससे आज तक इनका जो काम किया हुआ जो चीज़ें हैं वो आज भी हमें दिखती हैं और हमें एक इम्पैक्ट छोड़ के जाती है हमारे ऊपर कि भाई इन्होंने किस तरीके से ये चीज़ें की। अब हम समझेंगे कि गुप्ताज़ का डिक्लाइन क्यों हुआ, कैसे हुआ? देखा जाए तो 6th सेंचुरी बीसीई तक जो गुप्ता एम्पायर था, वहाँ पे साइंस यानी कह सकते हैं कि साइन शो होने लग गए थे, संकेत मिलने लग गए थे कि इसका डिक्लाइन आना चालू हो गया है। बिकॉज़ जो लेटर रूलर्स थे, जो बाद के रूलर्स थे, लाइक चंद्रगुप्त सेकंड के बाद के जो रूलर्स थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल चैलेंजेस को फेस किया और काफ़ी सारे इन्वेजन्स हुए बाहर की कंट्रीज़ से, जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। एक हुना ट्राइब जिन्होंने अटैक किया था गुप्ता एम्पायर पे, जो सेंट्रल एशिया ट्राइब थी। उन्होंने रिपीटेडली अटैक किया गुप्ता एम्पायर पे और उस टाइम पे जो रूलर्स थे काफ़ी ज़्यादा वीक थे, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रूलर्स नहीं थे लाइक चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त टाइप के। और इससे क्या हुआ, उनका कंट्रोल जो है नॉर्थ इंडिया में वीक होने लगा। उसी टाइम पे पावरफुल रीजनल रूलर्स ने, ठीक है, इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट जो है दिखने लग गए और अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे। हाउएवर, वाज दिस ट्रूली द एंड? क्या ये ट्रूली एंड था, ये खत्म था एम्पायर, और द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड दैट मार्क द टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री? वी विल एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बुक। ओके, हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बुक में वो डिस्कस करेंगे। बट कह सकते हैं कि हुना ट्राइब के अटैक की वजह से और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स जो डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, उसकी वजह से गुप्ता एम्पायर जो वीकन होने लग गया, उनका जो डिक्लाइन था वो स्टार्ट हो गया इन द नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, मीनवाइल जो साउथ था और साउथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया था, वहां पे क्या था? लेट अस गो बैक टू द मैप जो हमने देखा था। गुप्ता जो है नॉर्थ में रूल कर रहे हैं, पल्लवा जो है वो पावरफुल डायनेस्टी जो साउथ में है, जो ग्रेजुअली जो कंसोलिडेट करने लग जाती है अपनी पावर को प्रेजेंट डे तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे पल्लवास का रूल था और अपनी पावर को स्टैब्लिश करने लग जाते हैं, बढ़ाने लग जाते हैं। उनका जो ओरिजिन था वो कह सकते क्लियरली हमें नहीं पता कैसे ओरिजिन हुआ, बट दे अपीयर टू हैव बीन अ ट्रिब्यूटरी पावर अंडर द सतवाहनास। यानी सतवाहनास के टाइम पे वो एक ट्रिब्यूटरी किंगडम की तरह रूल कर रहे थे, यानी सतवाहना बड़ा किंगडम था और पल्लवास उनके साथ में वर्क कर रहे थे मिलके। लेकिन धीरे धीरे पल्लवास ने अपने आप को एमर्ज करा एज अ पावरफुल प्रोमिनेंट किंगडम और उन्होंने सतवाहनास को एंड करके अपने अपने किंगडम को बढ़ा दिया। ठीक है, एंड गेन पावर एज अ सतवाहनास। जैसे सतवाहनास का डिक्लाइन हुआ, उन्होंने पावर को स्टेब्लिश कर लिया। जो पल्लवास थे, एक ग्रेट पैटर्न थे, यानी ग्रेट सपोर्टर थे आर्ट के, लिटरेचर के, आर्किटेक्चर के। और वो काफी ज्यादा पूजते थे भगवान शिव को और उनके नाम पे उन्होंने काफी ज्यादा मैग्निफिकेंट मंदिर बनवाए, रॉक कट केव्स बनवाई, विच वी विल विजिट एंड वी विल एक्सप्लोर इन इंडियन क्लासिकल आर्किटेक्चर। उनकी जो कैपिटल थी वो थी कांचीपुरम, जिसको प्रेजेंट डे तमिलनाडु में देखा जाता है। कांचीपुरम जो थी वो पल्लवास की कैपिटल थी, यानी वहां से वो लोग रूल करते थे और ऑफन नोन एज अ सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। कह सकते हो वहां पे 1000 से ज्यादा मंदिर थे जो कि पल्लवास ने बनाए थे। डेवलप्ड एज वन ऑफ द मेजर सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द साउथ। कह सकते हो कि ये साउथ में लर्निंग का सेंटर था। यहाँ पे लोग आते थे, पढ़ाई करते थे भगवान के स्क्रिप्चर्स की और भगवानों के बारे में, एंड काफी ज्यादा लर्न स्कॉलर्स यहाँ से निकलते थे। उन्होंने स्टेब्लिश किया था घटिकास। क्या किया था? घटिकास, जिसको सेंटर ऑफ लर्निंग कहते हैं। घटिकास जिसको सेंटर ऑफ लर्निंग कहते हैं, ठीक है, वो एमर्ज होते हैं इनके रेन के ऊपर, इनके मतलब इनके टाइम पीरियड जब ये रूल करते हैं उस टाइम पे एमर्ज होता है सतवाहनास के बाद। और फोस्टर एन एनवायरनमेंट फॉर एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जो हेल्प करते हैं एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में, यानी दिमाग से रिलेटेड चीजें जो होती हैं, लाइक पढ़ाई से रिलेटेड चीजें जो होती हैं, उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ में हेल्प करती हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर देखा जाए तो कामरूप जो किंगडम था, ठीक है, उसको रूल कर रहे थे वर्मन डायनेस्टी। ठीक है, वर रूल्ड बाय वर्मन डायनेस्टी, एक्सटेंड ओवर द ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहां की जो वैली है वहां तक इनका रूल था। ब्रॉडली प्रेजेंट डे आसाम की बात करते हैं। और जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं प्रेजेंट डे लाइक बंगाल और बांग्लादेश है, वहां तक इनका रूल था। ठीक है, और जो एंशियंट नेम है ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम का, वो है प्रगयो
तिशा, प्रगज्योतिषा नाम है, ठीक है? प्रगज्योतिषा नाम है नॉर्थ ब्रह्मपुत्रा वैली का, ठीक है? जो मेंशन करता है रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में और भगदत्ता जो किंग थे, अभी डिस्कस करेंगे आगे जाके, उनके बारे में डिस्कस करते हैं ये लोग, ठीक है? यानी कामरूप जो किंगडम था, जिनको वर्मन डायनेस्टी रूल कर रही थी, वो ये सब चीजें करती है। लाइक हमने साउथ में पल्लवास के बारे में पढ़ा, फिर हमने कामरूप में ब्रह्मपुत्र के अंदर ये लोग बंगाल बांग्लादेश में रूल कर रहे थे और उन्होंने रामायण और महाभारत जैसी टेक्स्ट को लिखा, ठीक है, मेंशन किया, जो कि आसाम में वैली थी जिसका नाम था प्रयोग प्रयोतिषा, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेम है, बोलने में दिक्कत होती है। कुछ कह सकते हैं यहाँ पे कुछ आर्ट और क्राफ्ट्स जो कि गुप्ता एम्पायर के पीरियड में बनाए गए थे। लाइक पहला सॉरी, यहाँ पे थर्ड इमेज जो है वो टेराकोटा स्कल्पचर की बनी हुई है फ्रॉम द गुप्ता पीरियड। अची चत्र अचीजा छत्र जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, ये डिपिक्ट करती है इंडिया की सीक्रेट नदियां, जो पूजी जाने वाली नदियां, लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां, इंडस, ये सारी, गंगा, यमुना, देयर वाहनास जिसपे वो ट्रेवल करते थे, उनके जो वाहन थे, जो गंगा की था जो गंगा थी उनका था मकर, मिथिकल क्रिएचर जो कि एक क्रोकोडाइल है। यमुना जी का था टोर्टोइस, कछुआ था। और वाटर जो है फ्लो करता है ओवर देयर हेड्स, उनके सर के पास से वाटर जो है फ्लो करता है। देखो मेरे पीछे लिखी हुई है सारी चीजें, मैं इसे देख लो एक बार। और एक पोर्ट है जो कि एक अनदर रिमाइंडर है, ठीक है, उनके मैनिफेस्टेशन का एज अ रिवर, ठीक है? ये जो पोर्ट है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पोर्ट दिख रहा है आपको, ये मैनिफेस्ट करता है कि ये एक रिवर है, ठीक है? एंड यहाँ पे देखो शिव भगवान की एक मूर्ति है और ये बुद्धा बुद्धा जी की मूर्ति है। आई थिंक ये बुद्धा जी की है, देख लेते हैं कौन सी मूर्ति है। ये लेफ्ट में एक देवगढ़ टेम्पल है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, देवगढ़, जो भगवान शिव को डिनोटेड है। और विष्णु भगवान जो है शेष शैया पे लेटे हुए हैं, वो डिनोट करता है शेषनाग के ऊपर। और ये है दशावतार टेम्पल, ठीक है? तो काफी ज्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट में कह सकते हो कि उन्होंने टेम्पल्स के अंदर काफी ज्यादा अच्छे से क्रिएशन किया था, ठीक है, गुप्ताज ने। ये अजंता केव में कह सकते हैं, हमने पहले भी देखा है, हमने पहले भी देखा ये वाला केव के अंदर बुद्धा जी की इमेज है यहाँ पे, ठीक है? और ये इंटीग्रेटली डिजाइन किया गया है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो अजंता केव्स में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सपोर्ट ऑफ गुप्ता एंड वकाटकास, लेफ्ट में एक एलोबरेट केव है जो रिप्लिकेट करता है टेम्पल को, सेंट्रल स्तूपा विच इज सीटेड बुद्धा एमर्ज, नोट द आर्कियल रूफ इनिशिएटिंग वुडन बीम्स। और राइट में जो ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है, एक सेकंड गाइस, ये वाली, ये पेंटिंग है बोधिसत्वास की। पद्मपानी बुद्धा जो थे, पद्मपानी बुद्धा, जब भी आप बुद्धा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर बोधिसत्वास होते थे, जिनको फ्यूचर बुद्धा भी कहते हैं। और सॉरी, बोधिसत्वास होते थे इनकी हम इमेज बना के पूजा करते हैं, उनको बोधिसत्वास कहते हैं, ठीक है? तो पद्मपानी बुद्धा जी जो को अपने हाथ को ऐसे किसी के स्पर्श करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थी बुद्धा जी की, ठीक है? तो उसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि पद्मपानी बुद्धा जी की उन्होंने इमेज यहाँ पे बनाई हुई है। फिर ये देखो यहाँ पे रॉक कट केव आर्किटेक्चर है यहाँ पे पूरा, ये एक मंदिर है, ये एक मंदिर है, ठीक है? जो ऊपर ये वाली जो केव है, ये उदयगिरी की केव्स है, गुप्ता के टाइम पे थी। और नियर सांची आर बोथ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। अर्जुन एंड कर्ण इन अ बैटल, अ स्कल्पचर डिपिक्टेड फ्रॉम द महाभारत। और ये अर्जुन और एक कर्ण जो है, महाभारत का एक इमेज इन्होंने डिपिक्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, जो लड़ाई करते हैं महाभारत में। फिर ये कुछ एक टाइमलाइन है जो कि हमें काफी ज्यादा हेल्प करेगी किस तरीके से कहाँ पे रूल हुआ, ठीक है? तो 300 सीई यानी थर्ड सेंचुरी सीई कह सकते हैं, तीसरी शताब्दी जो थी, थर्ड सेंचुरी सीई से लेके 600 सीई तक गुप्ता एम्पायर का रूल था, जिसमें 350 में समुद्रगुप्त आए, फिर 400 सीई में चंद्रगुप्त सेकंड आए, फिर प्रभावती गुप्ता जो उनकी डॉटर थी, फिर कालिदास जी, आर्यभट्ट जी, वराहमिहिर जी, ठीक है? ये बहुत ज्यादा फ्लरिश हुए इस टाइम पे। और उसी टाइम पे साउथ में रूल कर रहे थे वकटकास, और नॉर्थ ईस्ट में रूल कर रहे थे कामरूप, गुप्तास, ठीक है? गुप्तास का तो रूल था ही इतना बड़ा, ये जो पूरा एम्पायर है गुप्तास का ही है। और पल्लवास जो है वो साउथ में रूल कर रहे थे, और इनको किसी ने नहीं छेड़ा इस टाइम पे, क्योंकि ये, ठीक है, इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे, क्योंकि साउथ तक कभी वो गए ही नहीं थे, तो साउथ में आराम से रूल कर रहे थे। तो जैसे हमने बढ़ाया था कि प्रयोग दिशा जो है एक मॉडर्न डे असम है, एज अ फाइटिंग ऑन द वन साइड ऑफ द कॉरवास द ग्रेट वॉर, एंड सम हिस्टोरिकल रूलर्स क्लेम हिम अमंग द देयर एंसेस्टर्स।
तो प्रयोगदिशा जो है एक मॉडर्न डे असम में जगह है जो अभी हमने डिस्कस करी। वहाँ पे एक सीक्वेंस दिखाया गया है कि महाराज जो है फाइट कर रहे हैं ऑन द वन साइड, कौरवा हैं एक ग्रेट वॉर में, और ये सम हिस्टोरिकल कह सकते हैं कि एंसेस्टर्स को दर्शाता है उनके राजा को। बी दैट इट मे द कामरूप किंगडम, कामरूप किंगडम है वो एंसेस्टर है कौरवास का कह सकते हो। वो एक प्रोमिनेंट कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर है जहाँ पे टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज काफी ज्यादा फ्लरिश हुई और एज अ लर्निंग स्कॉलर्स के लिए एक जगह बनी कि वो आके यहाँ पे लर्न कर पाए। जो पल्लवास थे और कामरूप थे वो मेंशन करते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति एक बुक थी, वी सॉ अर्लियर। और ड्यूरिंग द सदर्न कैंपेन जब वो बुक सदर्न साउथ में आई, समुद्रगुप्त डिफीट करते हैं पल्लवा को, रूलर को, बट डिड नॉट टेक ओवर द रेन। वो उस जगह को नहीं कैप्चर करते, जीत भले जाते हैं बट उनके हाल पे उनको छोड़ देते हैं वापस। इंस्टेड ही लेफ्ट द लोकल किंग्स इंक्लूडिंग द पल्लवास, ताकि वो अपने आप ग्रो कर पाए एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड हिज रूल। ताकि मतलब लेकिन उनको गुप्ता एम्पायर का रूल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ वो रूल कर रहे हैं उनकी सबमिशन में, बट अपना खुद इंडिपेंडेंट रूल कर सकते हैं और ट्रिब्यूट पे करेंगे गुप्तास को। ठीक है, तो इतना तो समझ आता ही है हमें। इसने हेल्प करा मेंटेन करने में पीसफुल रिलेशन विद द गुप्तास, ताकि गुप्ता वापस हमला ना करे पल्लवास पे। अंडर सिमिलर कंडीशंस नॉर्थ ईस्ट में समुद्रगुप्ता डिफीटेड द रूलर ऑफ कामरूप। ठीक है, बट उनको कंट्रोल नहीं किया। ये सब लिखा है प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति वाली बुक में, ये सब वहां पे लिखा है। बट नाउ वी हैव सीन दिस पैटर्न रिकर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। ठीक है, जो गुप्ता पीरियड है कह सकते हैं वन ऑफ द रिमार्केबल प्रोग्रेस है। वहां पे काफी सारी चीजें आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर हमने डिस्कस करी। उसका इन्फ्लुएंस आज तक, आज के हम मंदिर में जाते हैं, एम्पायर जो शेप आर्ट साइंस लिटरेचर सब में बहुत ज्यादा हेल्प था, गवर्नेंस में फॉर सेंचुरीज। जो मैथमेटिक्स में एडवांसेस थे, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिन में, मेटलर्जी में और अदर फील्ड्स में जो किताबें लिखी गई, ये फाउंडेशन है हमारे फ्यूचर साइंटिफिक डेवलपमेंट का, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का। और हमारे जो ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं, संस्कृत लिटरेचर हैं, जो आज तक हमें इंस्पायर करती है, ये सारी ही चीजें कंसोलिडेट हुई थी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, बिकॉज वो काफी पीसफुल पीरियड था और एक क्लासिकल एज इस वजह से हम उसको कहते हैं। गुप्ताज ने क्रिएट किया था एक स्टेबल और एक प्रॉस्पेरस सोसाइटी, जिसमें उन्होंने एक मॉडल सेट करा था फॉर द फ्यूचर रूलर्स। उनकी जो लीगेसी थी, उनकी जो आने वाली जनरेशन थी, वो उनको अभी भी उनके कल्चर में देखती हैं, जिंदा देखती हैं उनको। भले ही वो मर गए हैं बट उनके कल्चर में वो जिंदा है, उनके ट्रेडिशंस में, उनके वे ऑफ लाइफ में, जिससे वो मार्क करते हैं कि एक ऐसा एरा जहाँ पे इंडियन हिस्ट्री बहुत ज्यादा हाई पॉइंट्स में थी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम समझ गए कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, कुछ समरी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जो गुप्ता किंग्स थे वो कंसोलिडेट करते हैं अपनी पावर को मिलिट्री के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू, लैंड ग्रांट्स के थ्रू, मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू, तो ये तरीके से अपने एम्पायर को बड़ा करने के। दूसरा है कि वो पीरियड जो है रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस और मैथमेटिक्स। ये सारी ही चीजों में बराहमीर, जैसे बराहमीर, कालिदास, और ठीक है ये लोगों ने काफी ज्यादा प्रमोट करा एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में, साइंटिफिक में। और चरक संहिता, सुश्रुत संहिता ने आयुर्वेदा में, ये सारी चीजें वहां पे कंपाइल हुई थी। अदर देन गुप्ता जो डायनेस्टी थी, वकटकास की, पल्लवास की, वर्मन्स की, उन्होंने रिस्पेक्टिव रीजन्स में रूल करा जो कि अगल बगल थे गुप्तास के। और उन्होंने भी अपना कल्चरल और इंटेलेक्चुअल जो सपोर्ट था, वाइब्रेंसी वो बरकरार रखी, और उन्होंने भी अपने टाइम पे काफी सारी चीजें लिखी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने जो है ये हमारा चैप्टर जो गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड था वो बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। उस टाइम पे कौन कौन से किंगडम रूल कर रहे थे गुप्ता एम्पायर के साथ वो भी देखा, किस तरीके से गुप्ता एम्पायर फ्लरिश हुआ, किस तरीके से वो ट्रेड सेंटर बना, और किस तरीके से उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ठीक है, और एडवांस इन साइंटिफिक एवोल्यूशन और मेडिसिन में सपोर्ट करा। सारी की सारी चीजें हमने देखी। फिर किस तरीके से उनका अदर किंगडम्स के साथ अच्छा रिलेशन था, मेट्रिमोनियल अलायंस था, और एक ठीक है मित्रता थी उनकी। और फिर एंड में देखा हमने किस तरीके से उनका डिक्लाइन हुआ फ्रॉम द हुना ट्राइब, जो हुना ट्राइब उन पर अटैक करती है। फिर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से धीरे धीरे वो किंगडम जो है डिसइंटीग्रेट होने लगा। एंड एंड में हमने देखा कि उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन से क्या क्या उन्होंने बनाया, और कामरूप किंगडम की और पल्लवास की किस तरीके से पावर स्टेब्लिश किया, किस तरीके से वो उनका भी उस टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से कह सकते हैं। पल्लवास ने तो 1000 टेम्पल्स जो है कांचीवरम में, जो कि किंगडम जो उनका था कैपिटल थी पल्लवास की तमिलनाडु में, वहां पे कह सकते हो काफी सारे टेम्पल्स उन्होंने क्रिएट करे टुवर्ड्स गॉड शिवा। ठीक है, तो सारी चीजें देखी। फिर उन्होंने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो कि उदयगिरी, खंडगिरी केव्स है वहां पे उन्होंने बनाई, अजंता केव्स बनाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। और वो बहुत ही डिवोट फॉलोअर थे विष्णु भगवान के, तो उन्होंने विष्णु भगवान की काफी सारी चीजें बनवाई। इसी तरीके से हमने समझा
ठीक है, ये गुप्ता एम्पायर जो है क्लासिकल हिस्ट्री फॉर द आर्ट एंड कल्चर, तो ये तो हमें क्लियरली समझ आता है। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर जो है खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। मैंने हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करी। ठीक है गाइस, और ऑल्सो आपने एनसीईआरटी में मार्क किया हो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगा हो, मेरे साथ पढ़ाई की। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली कोई भी वीडियोस ताकि आप मिस आउट ना करें। ऑल्सो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, वीडियो उसी में अपलोड होती रहेगी, तो आपको उसी में कंटिन्यू करना है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय।